हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। सबका फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। तो चलिए आज हम लोग केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने अवेलेबल क्वेश्चन हमारे पास हो पाए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और देखते हैं कि किस लेवल पे या किस अप्रोच पे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है सर, आज पिछले कुछ लेक्चर जो हुए हैं उसमें हमने लास्ट कुछ केवीएस का पेपर कराया है जो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप फ्रीली जाके उसको चेक कर सकते हो, है ना, लास्ट ईयर के केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के। ठीक है, इसके अलावा आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2016 का पेपर होगा। क्वेश्चन जितने अवेलेबल हो पाए हैं वो हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपका सिलेबस हुआ है या किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि कल आपकी लास्ट एक मैराथन क्लास चलेगी, पूरी केवीएस बेस्ड, केवीएस पीजीटी पे बेस्ड, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री की चलेगी और उसे पूरा हम लोग क्वेश्चन सिलेबस कवर करेंगे जितने भी हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग भैया सबको। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन बिना लेट किए हुए। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ हिंदी में टाइप हुए हैं, कुछ इंग्लिश में टाइप हुए हैं। ठीक है, जो भी है आप स्टार्ट करो और चेक करना, देखो वहां पे क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन हाफ N2 प्लस O2 NO2 प्लस हीट। ठीक है, एक रिएक्शन लिखी गई है, बोल रहा है कि इस रिएक्शन को राइट साइड शिफ्ट करना है। सर हमको किधर शिफ्ट करना है? राइट साइड में शिफ्ट करना है। राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास सर सॉल्व होगा। देखिए राइट साइड शिफ्ट करना है सर, ताप का घटना। अब हमें बताओ सर, इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है कि प्लस हीट लिखा गया है, मतलब हीट भी बाहर निकल रही है। इस रिएक्शन में हीट भी बाहर निकल रही है, यानी ये रिएक्शन किस टाइप की है सर? एक्सोथर्मिक है। किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर अनफेवरेबल होती है ना। टेम्परेचर अनफेवरेबल रिएक्शन हमारे पास होती है, सबको पता होगा। इसका मतलब सर टेम्परेचर अनफेवरेबल, अगर ताप घटाओगे, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है सर? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किधर जाएगी सर? बैकवर्ड। किधर जाएगी सर? बैकवर्ड जाएगी, यानी लेफ्ट साइड में। ध्यान से देखना, किधर जाएगी? लेफ्ट साइड में जाएगी। अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो सर वो जाती है कहां पर? फॉरवर्ड। टेम्परेचर घटाने पे फॉरवर्ड जाएगी, यानी किधर जाएगी सर? राइट साइड में जाएगी। ये टेम्परेचर रिलेटेड पॉइंट है कि रिएक्शन डिपेंड किस पे हो रही है, क्या दिया गया है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन दी गई है उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी एक्सोथर्मिक के लिए, क्योंकि वो टेम्परेचर को फेवर नहीं करती। लेकिन आप टेम्परेचर घटा दोगे सर तो वो फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है सर? वो हमारे पास राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, आयतन का बढ़ना सर, आयतन का क्या असर होता है? आयतन में ये कहा गया है कि सर वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन कम मोल से ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। कम मोल से ज्यादा मोल की तरफ आप चेक करो सर, प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है और रिएक्टेंट साइड में 1 प्लस हाफ 1.5 मोल है। ठीक है, कम से ज्यादा मतलब बैकवर्ड जाएगी, यानी आयतन बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, लेफ्ट साइड में चली जाएगी। नहीं हो सकता, सिर्फ पहला ऑप्शन मैच कर गया। अगर टेम्परेचर घटाए और टेम्परेचर घटाना फेवरेबल है एक्सोथर्मिक के लिए, रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरी चीज ऑक्सीजन के सांद्रता घटना, बताओ ये भी सर नहीं हो सकता हमारे पास। उत्प्रेरक से कोई भी फर्क हमारे पास सर नहीं पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बता दो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा सर? ए आंसर आ गया यहाँ पर। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज ए डाइसैकेराइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, नहीं सर, रिड्यूसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, फ्रक्टोज का जो कीटोन ग्रुप है, वो दोनों आपस में लिंक कर जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अगर फ्री नहीं होंगे तो सर वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाएगी। यानी सुक्रोज कैसी होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। जब इसमें क्या लिखा गया था? गलत ढूंढना था। गलत कौन सा होगा? बी वाला। ठीक है, अगर हमको इसमें गलत ढूंढना है सर तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी वाला गलत हो जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्ट, बिल्कुल सही सर। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहां पर सर जो भी हमारे पास सुक्रोज का रोटेशन है, डेक्स्ट्रा रोटेटरी होते हैं, जो कन्वर्ट होकर डेक्स्ट्रा और लीवो दोनों टाइप के कंपाउंड हमारे पास बना रहे होते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर बोल देंगे, है ना। लीवो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेक्स्ट्रो में, तो हम लोग क्या बोल देंगे? इसको इनवर्ट शुगर बोल देते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। बाकी स्टेटमेंट सही है, गलत कौन सा होगा? सेकंड वाला।
कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड का आंसर यहाँ पे क्या आएगा सर? बी वाला, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। नहीं, रिड्यूसिंग नहीं होती, ये क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, विच स्ट्रक्चर डिपिक्ट्स द लिंकेज बिटवीन टू एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो हम आपको बता दे रहे हैं। एक्चुअल में ये बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है सर? जिस भी कार्बन पे, आप ध्यान देना, ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में जिस भी कार्बन पे लगा हुआ कोई OH वाला ग्रुप, सर अगर लेफ्ट या राइट साइड में डिफरेंस नजर आता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनोमेरिक कार्बन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और यहां अगर आप देखोगे सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है सेकंड वाला जो कार्बन है, यानी ये वाला कार्बन, ये जो सेकंड कार्बन है ग्लूकोज का और ये फ्रक्टोज का जो लगा हुआ सेकंड कार्बन है, इसमें OH की पोजीशन में डिफरेंस है, यानी आंसर कौन सा होगा हमारे पास? बी वाला हो जाएगा। इसमें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो थर्ड का क्या आ जाएगा? बी, एनोमेरिक कार्बन पोजीशन डिफरेंस होती है, ये होता है एनोमेरिक कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच एलिमेंट डज नॉट शो, ध्यान से देखो, कौन सा एलिमेंट शो नहीं करता वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? तो क्रोमियम, मैग्नीज, ये स्कैंडियम है, इसको हम सही कर देते हैं, दिस इज स्कैंडियम, ये स्कैंडियम लिखा हुआ है। ठीक है सर, स्कैंडियम के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d1, हमारे पास 4s2 और 3d1, बट स्कैंडियम पाया जाता है ओनली +3 में। सिर्फ क्या पाया जाता है? ओनली +3 में पाया जाता है। ठीक है, वेनेडियम को क्या होता है सर? 4s2 3d2, सर ये पाया जाता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो +2 में, +3 में और +4 में भी पाया जाता है। मैग्नीज क्या होता है सर? 4s2 3d5, सर यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो +2 से लेकर +7 तक ये पाया जा सकता है ना? +2 से लेकर कहाँ तक? +7 तक पाया जा सकता है। +7 नहीं, +2, +3, +4, +5। ठीक है, इस तरीके से। क्रोमियम भी सर अगर देखेंगे तो 4s1 और 3d5 होता है, सर यहाँ भी देखेंगे तो ये +6 तक हमारे पास पाया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? +6 तक ये भी पाया जा सकता है, +1 से +2, +3, +4, +5, +6 में। तो केवल स्कैंडियम है। सिर्फ ये लेक्चर आपको याद होगा, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा था। केवल स्कैंडियम ही ऐसा होता है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है सर? एग्जिस्ट करता है। तो फोर्थ का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आओ चेक करते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो और उसका आंसर देखो क्या आएगा और क्या लिखा हुआ है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 में सर विच वन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम लोग चेक करते हैं सर, नाइट्रोजन दिया गया है हमको, फास्फोरस दिया है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ये जो है सर ये हमारे पास पीरियड है और ये क्या है सर? ग्रुप है। पीरियड दिया और क्या दिया गया है? ग्रुप दिया गया है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर अगर याद होगा हमने पढ़ा हुआ था सर, जो नाइट्रोजन ये है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है सर वो NH2 NP3 होता है और यहाँ जो होता है वो NH2 NP4 होता है। ठीक, और हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि NP3 का NP4 से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शन बिकॉज NP3 में अगर आप चेक करोगे सर तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पाई जा रही है। क्या पाई जाती है इसमें? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पाई जाती है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो फास्फोरस का सल्फर से और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्या होता है सर? ज़्यादा होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? ठीक है सर, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रुप में अगर चेक करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, साइज बढ़ने के पास क्या होती है सर? घट जाती है। अगर हम ग्रुप में चेक करना चाहेंगे तो बताओ सर, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है सर? घट जाती है। ये ऑर्डर आएगा। बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सर? नाइट्रोजन हाईएस्ट पूछा था, है ना? तो हाईएस्ट कौन सा होगा? ए वाला। 5 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आपने बढ़िया आंसर दे दिया है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। 6 नंबर क्या बोला है ना? जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान दो। दिख रहा हो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हम बना देंगे स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड। तो गैब्रियल थैलेमाइड से हम लोग केवल एलिफेटिक, ध्यान से देखना, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनाते हैं। आप चेक करो क्या इसमें से कोई भी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है क्या सर?
एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के अकॉर्डिंग ध्यान देना सर, ये एरोमेटिक है, नहीं हो सकता। ये तो पिरिडीन है सर, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला अगर ध्यान देखेंगे सर, ये सेकेंडरी है ना, 2 एल्किल ग्रुप लगे, नहीं हो सकता। ये आंसर हो जाएगा सर, क्यों? क्योंकि ये कैसा है सर, प्राइमरी है, और कैसा है, एलिफेटिक है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। क्लियर है? अगले पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला गया है और क्या आंसर लगा सकते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट? कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप रिलेटेड गलत स्टेटमेंट ढूंढा गया है? गलत कौन सा है ये बताना है। ठीक है, आओ चेक करो यहाँ पर सर, गलत क्या हो सकता है। हमारे पास जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, वाष्पन इंथैल्पी ड्यूटेरियम की हाइड्रोजन से अधिक होती है, एकदम करेक्ट है सर। ये गलत नहीं हो सकता सर। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है सर, ये भी करेक्ट है हमारे पास। ट्राइटियम की घनत्व सभी हाइड्रोजन के सम प्रोटॉनों में सबसे अधिक होती है, एकदम सही है सर, है ना। घनत्व मतलब डेंसिटी, मास सबसे ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम बीटा कण उत्सर्जी होता है, नहीं, ड्यूटेरियम जो होता है सर बीटा कण उत्सर्जी नहीं होता। बीटा कण, अल्फा कण, गामा कण एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं, और रेडियो एक्टिव पार्टिकल डिके कौन करता है? जो रेडियो एक्टिव होगा। और सर हमको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम में से केवल ट्राइटिरियम ही ऐसा होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, सिर्फ वही बीटा पार्टिकल इमिट कर सकता है। ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है सर? गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 वाला चेक करो क्या आंसर लगा सकते हैं हम लोग एवरीवन। तो लिखा हुआ है द डाइपोल मूवमेंट, चेक करना, ऑफ HBr, है ना। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ HBr का सर डाइपोल मूवमेंट हमारे को दिया गया है। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग 140 पिकोमीटर है। परसेंट आयनिक करेक्टर निकालना है, बताओ परसेंट आयनिक करेक्टर। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है सर, अक्सर आता है हमारे पास, हम लोग यहां कर लेते हैं। परसेंट आयनिक करेक्टर जो निकालने का हमारे पास तरीका होता है, कौन सा तरीका यूज करते हैं सर? ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट। ठीक है सर, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो साफ साफ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? डाइपोल मूवमेंट ऑफ HBr, ये जो दिया गया है, ये क्वेश्चन में जो दिया गया है सर, ये ऑब्जर्व वाला दिया गया है। ठीक है, और थ्योरेटिकल जो हम लोग निकालते हैं सर, वो होता है Q इंटू डी के बराबर। अब चेक करोगे सर, HBr में जो चार्ज है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है ना सर। यहां से म्यू थ्योरेटिकल अगर हम लोग निकाले थ्योरेटिकल वाला, तो वो हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इंटू जो डिस्टेंस दी गई है, एटॉमिक डिस्टेंस वो दी गई 140 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को हमने चेंज कर लिया -12 मीटर में, और चेंज कर लिया मीटर को सेंटीमीटर में। तो ये जो निकल के आएगा सर, ये थ्योरेटिकल मास निकल के आएगा हमारे पास। क्या आएगा? थ्योरेटिकल आएगा। और ये ऑब्जर्व दिया गया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ये रखोगे, थ्योरेटिकल म्यू इक्वल टू Q इंटू डी से वैल्यू रखोगे, डिवाइड कर लोगे, और हम बता देते हैं आपको ये आंसर क्या आता है, बी वाला, है ना। 11.6 निकल के इसमें आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हमारे पास है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला हम लगाएंगे टाइट हो जाएगा। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हुए हैं, ये पहले भी ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस में काफी क्वेश्चन किए हुए हैं, बस आप यहाँ ये चेक कर रहे हो कि जो हमने प्रैक्टिस में क्वेश्चन किए हैं वो आपको मैच करेंगे कि नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए KVS के। बताओ नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग, दिए गए में से आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, गलत कौन सा है? फिजिकल एडजॉर्प्शन वंडरवाल बल से होता है, बिल्कुल सही है सर। इसके लिए तो बाकायदा ट्रिक बनाई हुई है हमने, है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ पे बेस्ड एक ट्रिक बनाई थी, अगर आपको याद होगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन वंडरवाल बल होते हैं, करेक्ट है सर। भौतिक अधिशोषण अधिक ताप व कम दाब पर घट जाता है ना। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है, एकदम सही है। अधिशोषण ऊर्जा रासायनिक अधिशोषण के लिए भौतिक अधिशोषण के मुकाबले कम होती है, ये गलत है सर, है ना सर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो होती है वो कम होती है, जबकि केमिकल में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ABC स्टेटमेंट सही है, लेकिन डी वाला जो स्टेटमेंट है सर, वो क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, डी वाला जो स्टेटमेंट है सर, वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इनकरेक्ट है। अब आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको समझ में आएगा। सर मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछ रहा है, जो गलत है सही है ना, उसका रीजन होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत सही पूछता है, मतलब वो आपसे चाहता है कि आप चारों स्टेटमेंट पढ़ो, और आपको क्या इस चीज के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, कि आप 3 स्टेटमेंट जानते थे कि नहीं जानते थे। ठीक है, ये काफी अच्छी ट्रिक है आजकल जो पूछी जाती है क्वेश्चन में करने के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाओ। बोला हुआ है सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा है इसमें से? दिस इज द
वीकेस्ट, सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है हम यहाँ आपको बना देते हैं, परेशान वाली बात नहीं है। ये ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हम बना रहे हैं, ये बी ऑप्शन है सर, और सी वाला भी ऑप्शन हम बनाते हैं। ये सी वाला ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन है। चलो हमने बना दिया है, एवरीवन चेक इट। कौन सा हो सकता है सर, बोला गया वीकेस्ट बेस कौन सा होगा, बताओ वीकेस्ट बेस कौन सा होगा। सर अगर यहां देखेंगे ये हमारे पास रेजोनेंस कर रहा है, तो अपने लोन पेयर देना नहीं चाहता, ये लोन पेयर कर नहीं रहा है सर, ये आसानी से दे सकता है ना। इस वाले केस में देखेंगे सर ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है इस तरीके से, बट ये वाला अगर देखेंगे सर यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक। अगर डी वाले ने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो वो एरोमेटिसिटी अपनी क्या करेगा सर, खो देगा, अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर देगा, खो देगा। ठीक, तो वो कभी भी, ये डी वाला जो केस है, डी वाला जो केस हम बताते हैं आपको, जो डी वाला केस लिखा हुआ है वो एक्चुअल में ये है, इस तरीके से। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसा है, एरोमेटिक। अगर इसने बेसिक करेक्टर शो करना है, H+ एक्सेप्ट किए, बेसिक करेक्टर शो करने का मतलब अगर ये लोन पेयर अपना डोनेट करता है और H+ एक्सेप्ट करके बेसिक करेक्टर शो करना चाहता है इस तरीके से, तो आ जाएंगे इसके पास सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, वेरी लेस स्टेबल। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, वेरी लेस स्टेबल होते हैं, और एरोमेटिक क्या होते हैं सर, मोर स्टेबल। बताओ कोई भी कंपाउंड अगर ऑलरेडी मोर स्टेबल में है तो क्या वो अपना बेसिक करेक्टर शो करना चाहता है इस केस में सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। बेसिक करेक्टर सर वो शो कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो वीकेस्ट बेस आने वाला है वो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर सर, डी वाला। कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो 10 का वीकेस्ट अगर आप चेक करोगे कौन सा आएगा, डी वाला आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर देखोगे सर, हाइड्राइड दिए गए हैं नाइट्रोजन फैमिली के, तो हाईएस्ट किसका होगा सर, अमोनिया का होगा। रीजन क्या है, क्योंकि अमोनिया में ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके अलावा सर मेल्टिंग पॉइंट जो बाकी का डिपेंड करता है वो वंडरवाल फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वंडरवाल फोर्स जो होता है सर, ये हमने बार बार कई बार टाइप के क्वेश्चन लगाए हैं, वो किस पे डिपेंड करता है सर, मॉलिक्यूलर मास, है ना। इस पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा अमोनिया, फिर Sb, फिर आर्सेनिक, फिर PHC सबसे कम। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे चेक करते हैं सर। एन एक्वा सोल्यूशन बॉइल्स एट 100 - 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़िया क्वेश्चन है। 100.50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एक्वा सोल्यूशन बॉइल करता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन में टीबी दिया गया है, ये पूछा गया है टीएफ क्या होगा, और सॉल्यूशन एक्वस है। ठीक है, क्वेश्चन में केबी की वैल्यू और केएफ की वैल्यू दे रखी है, केबी की वैल्यू और केएफ की वैल्यू हमको दे रखी है। क्या करेंगे सर, चलो स्टार्ट करते हैं सर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर हम लोग दिखाना चाहें यहाँ पर सर, हम लोग डेल्टा टीबी अगर निकालना चाहें तो डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टीबी होगा हमारे पास 100, यहाँ से देखना 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड जो आया हुआ है, और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो चेंज आएगा है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना हो गया यहाँ से 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों निकाला, क्योंकि सर हम इसमें फार्मूला रखते हैं I × M × KB, ये वैल्यू रखते हैं। ठीक, डेल्टा टी भी हो गया हमारे पास 0.50, और यहाँ से हमने I × M की वैल्यू निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में KB की वैल्यू दी गई है सर साफ साफ 0.51।
कितना दिया गया 0.51 ये। तो यहाँ से सर हमको I इंटू एम की वैल्यू 0.50 अपान 0.51 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करें, अब सर हमको ये पता है यहाँ पर कि डेल्टा TF कैसे निकालेंगे सर। TF या डेल्टा TF क्या होता है, दोनों निकाल लेंगे सर। देखो TF जो हमारे पास यहाँ पर आता है सर, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, I इंटू मोलरिटी इंटू KF होता है। ठीक है, यहाँ से डेल्टा TF निकालने के लिए I इंटू एम की वैल्यू हम लोग निकाल लिया, कितना आया 0.5 डिवाइड बाई 0.51 और KF की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दी गई है, कितनी दी गई 1.86 डिग्री दिया गया। ठीक, यहां से हमने क्या निकाल लिया सर डेल्टा TF, ये हम बता दे रहे हैं लगभग हमारे पास सर 1.82 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। अब TF कैसे निकालेंगे सर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी कमी हुई डेल्टा TF में 1.82 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर कितना हो जाएगा -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन का बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा इसमें हमको क्या करना था, कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत सरल था, बहुत सिंपल, बहुत आसान फार्मूले हैं, क्लास हाई स्कूल के बच्चा भी ये फार्मूले जानता है। बस ये था कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था फिजिकल का। पहले हमने क्या निकाला, दिए हुए बॉइलिंग पॉइंट से I इंटू एम की वैल्यू निकाली, जो किसी दिए गए फिक्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए वैल्यू सेम होगी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट की और ये निकाल दिया। ये क्यों किया सर, क्योंकि क्वेश्चन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होने के बाद जो दिया गया है सॉल्यूशन का ये है, जबकि सॉल्वेंट वाटर में कितना होता है 100 होता है, तो कितना बढ़ा वो निकाल लिया। ये क्यों किया, क्योंकि सर हमने जो निकाला है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जब हम लोग सॉल्यूट मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, कितनी कमी आई है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री होता है, उसमें से माइनस कर दो जितनी कमी हुई, तो आंसर क्या हो गया -1.82 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का ए आंसर, 12 का क्या हो जाएगा ए आंसर आएगा हमारे पास। क्लियर है। अगले पे आ जाओ, 13 वाला चेक करो एवरीवन। 13 नंबर क्वेश्चन चेक करो, क्या बन सकता है सर हमारे पास यहाँ पर आंसर, टेम्परेचर एट विच एंटीमॉलिक्यूल हैव द सेम एवरेज स्पीड एज हीलियम एटम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, गैसेस स्टेट का पूछा गया क्वेश्चन है सर। चाहे हमारे पास स्पीड सर एवरेज वाली पूछे, चाहे हमारे पास सर रूट मीन स्क्वायर वाली एवरेज पूछे, चाहे सर मीन वेलोसिटी पूछे, कोई भी पूछ ले सर हमको, वो सब स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली और मॉलिक्यूलर मास के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। बताओ, बोला गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, the temperature at which nitrogen molecules have the same average speed as helium atoms at helium का 330 केल्विन पे जितनी स्पीड है, किस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सर यहां हम लोग अगर निकालें v, दिस इज v, तो हमने यहां लिख लिया वेलोसिटी नाइट्रोजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम इक्वल टू रूट ले लेंगे सर, तो टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन डिवाइड बाय टेम्परेचर फॉर हीलियम इनटू मॉलिक्यूलर मास फॉर हीलियम एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर नाइट्रोजन। ये सॉल्व करना है। टेम्परेचर नाइट्रोजन के लिए पूछा है, क्या होगा क्वेश्चन में, है ना, ध्यान से देखो, एट विच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैव द सेम एवरेज स्पीड एज हीलियम एटम्स एट 330 केल्विन। तो हीलियम का टेम्परेचर 330 केल्विन है, ये रख दिया, इनटू नाइट्रोजन का मास 28 हो जाएगा सर, और ये हो गया 4, और ये निकालना है सर हमको, ये निकालना है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला गया सर, क्वेश्चन में बोला गया है नाइट्रोजन और हीलियम की एवरेज स्पीड क्या है, सेम है, कितनी है, सेम है। बताओ, यहां से अगर इसको करना चाहेंगे तो 1/1 इक्वल टू रूट टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन 330 इंटू 4/28, रूट हटा दिया सर यहाँ से, तो नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर जो आएगा 330 इंटू 28/4 हो जाएगा सर। यहाँ से अब करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 7, 330 गुणा 7, क्या हो गया 7 0, 7 या 21, 2 हासिल, 7 के 21 2 23, 2310 केल्विन। कितना हो जाएगा 2310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर यहाँ से देखोगे तो कौन सा हो जाएगा 13 का डी वाला। ठीक, अच्छा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था गैसेस स्टेट का। अगले पे आ जाते हैं हम लोग। The ionization enthalpy of hydrogen atom in its ground state is 13.6। हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में जो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं। अगर सिर्फ एनर्जी बोलता तो माइनस लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है तो क्या लेंगे सर, पॉजिटिव में ले लेंगे। ठीक है, तो हम सबको पता है सर, एनर्जी अगर लोगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है,
लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी अगर लोगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंतर इतना यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होता है प्लस। क्वेश्चन में प्लस पूछा हुआ था, ठीक है। एक आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है, दूसरी पूछ रहा है हमको। एन की वैल्यू क्या किया हुआ है, सेकंड। सेकंड कब होगा सर, तो देखो ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है। दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल। तो जब पहली सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। ध्यान से देखना, हीलियम है सर, हीलियम के पास हमारे पास सेल ही एक है, तो ये लो एक ही सेल पाई जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन है सर, एक निकल गया, दूसरा निकालना है, ठीक। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई सर हमारे पास, यहाँ 1 हो गई। हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट निकालने के बाद दूसरा निकालना है, 1 हो गई। एन हो गई 1, ये वैल्यू निकाल लिए। जेड कितना होता है सर हीलियम के लिए, 4। जेड हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पर, 4 रख देंगे सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.6, तो 2 का स्क्वायर, सॉरी 2, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है सर। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो गया, 54.4। बड़ा अच्छा और आसान क्वेश्चन था। बस ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी में हमने कराया, अभी तक जितने लिखे हैं सब कॉपी में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि केवीएस का पैटर्न नहीं होता है सर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देना विद एनसीईआरटी से। एनर्जी बोलता तो माइनस यूज करते, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेगा तो प्लस यूज करोगे। कौन सा आंसर आ जाएगा सर, 14 का डी। किसी ने आया 14 का कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अगला हो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ और चेक करो क्या होगा सर। आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है, बट डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया। डबल बॉन्ड वहां है, यहाँ पर भी है, अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, किसकी वजह से होगा, CrO3 नहीं सर, वो डबल बॉन्ड को भी कन्वर्ट कर देता है। KMNO4 और एसिडिक KMNO4 दोनों ही सर जो अल्कधर्मी हो, चाहे अल्कलाइन हो चाहे एसिडिक हो, दोनों ही सर डबल बॉन्ड को, अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड को फर्दर वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं एसिड में, ठीक है। ये सर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC जिसको हम लोग बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसकी खासियत ही होती है सर, ये जो होता है हमारे पास एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कर देंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या लिखा है, Which of the following Friedel-Crafts alkylation reaction would not produce the given product in yield? कौन सा given product नहीं मिलेगा, इसमें यह क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो उसको हम बना देते हैं आपके लिए, ठीक, वो दिखने लग जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन हम आपको यहाँ लिखते हैं, है ना, अगले पन्ने पे लिख देते हैं, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। पहला जो ऑप्शन हमारे पास बना हुआ है, बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा रहा है। ये कैटलिस्ट है और ये प्रोडक्ट बना दिया CH3, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन हम बना देना CH3CH CH2Cl। सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है हम आपको बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं, यहाँ भी कैटलिस्ट का यूज किया हुआ है, बिना कैटलिस्ट के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके का है सर, CH3 और लास्ट ऑप्शन जो बना हुआ है हमारे पास, वो ये
ये है, 4 ऑप्शन आपके बना दिए। अब आपको यहाँ चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, चलो चेक करो और बताओ क्या हो सकता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन वुड नॉट प्रोड्यूस, कौन सा प्रोड्यूस नहीं होगा इन गुड ईल्ड, गुड ईल्ड में कौन सा नहीं बनेगा सर। ठीक है, चलो सर हम सबको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। एल्काइलेशन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनते हैं और कार्बोकैटायन जहां जहां बनेंगे वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है, सबने पढ़ रखा है। पहले वाले केस में जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा CH3, तो ये आसानी से बन सकता है प्रोडक्ट ईल्ड में। CH3 पॉजिटिव आएगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 CH CH2। ये सर ये रीअरेंज कर सकता है हाइड्राइड शिफ्टिंग करके, और CH3 CH CH3 इस तरीके से बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट सर क्या बनेगा, दिस इज द माइनर, ये माइनर होगा सर, गुड ईल्ड में नहीं बनेगा। यहाँ से भी जनरेट होगा कार्बोकैटायन है, आसानी से क्लोरीन जाएगा, सेकेंडरी है, बन जाएगा सर प्रोडक्ट। यहाँ पर भी सर अगर देखोगे तो ये रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, क्लोरीन निकलेगा, कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा, आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकता है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है जहां पर ये माइनर है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो डायरेक्ट जोड़ दिया, जबकि कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराना चाहिए था, तब जाके वो मेजर बनेगा। यानी ये प्रोडक्ट बनेगा तो बट गुड ईल्ड में नहीं मिलता है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर, बी वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, चलो अगले ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे। विच आर कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड बाय फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेट नहीं किया जा सकता है। ठीक, बड़ा सरल सर। सल्फर जितने और होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी सल्फर के और होते हैं मेटलर्जी में, उन सबको सर रिमूव एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्योर करने के लिए हम लोग फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं, है ना। बुलबुले बनाते हैं, उसमें कई केरोसिन ऑयल या जिंक का तेल इस तरीके से यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके, जैतून का तेल। फ्रोथ, फ्रोथ मतलब होता है बुलबुला बनाना। तो बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, है ना, इसमें से सल्फर और। तो कॉपर पाइराइड सल्फर का और होता है सर, जिंक ब्लेंड भी सल्फर का और होता है सर, हमारे पास ZnS होता है। ठीक है, आप देखोगे ये CuFeS2 होता है। ठीक है, जिंक ब्लेंड हम सबको पता है क्या होता है सर, ZnS होता है ना। और भी आप चेक कर सकते हो, और सिनेबार भी HGS होता है सर, मर्करी का ये होता है। कैलेमाइन सर जो होता है वो जिंक कार्बोनेट होता है। ये सर ये सल्फर का और है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, बट यहाँ सल्फर नहीं है। तो फ्लोथ फ्लोटेशन मैस जो होता है सर, ध्यान से सुनना, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए करते हैं सर हम लोग, सल्फर और के लिए। तो अब यहाँ पर आपको और याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं कुछ गिने चुने से, वो याद ही करने पड़ेंगे। देयर इज नो अल्टरनेटिव मेथड, तरीका हमने बता दिया। अगला पॉइंट आ जाओ, ये रहा सर, यहाँ हमने पढ़ रखा है जो गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log के रिलेशन होता है। ठीक, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे चेक करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस केस में जो डेल्टा जी नॉट आता है वो आता है 2.303 RT log के, कुछ इस तरीके से हमारे पास निकल के आता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो डेल्टा जी माइनस 2, अच्छा ये डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, अच्छा इसमें पूरा कंफ्यूजन है, एक बार आप चेक करो, बताओ क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है एवरीवन, 18 का C माइनस वाला आएगा, राइट है ना, 18 का C आएगा कृष्णा गुरु जी। ठीक है ना, मतलब हमने ये फॉर्मूला सही लिखा ना, प्लस तो उधर जाएगा तो ये माइनस है ना, गलत तो नहीं लिख दिया ना। C वाला माइनस वाला सही होगा ना, RT log K वाला सही है कि नहीं सही है? C वाला बताओ भैया, C वाला सही होगा कि कौन सा सही होगा? ये हम आपसे खुद पूछ रहे हैं। प्लस लगता है कि हम माइनस लगता है, कोई बताएगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, 18 का C आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बट हमको दिख नहीं रहा है प्रॉब्लम यहाँ। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, और उसमें ऑप्शन ढूंढने। कोई बात नहीं, हम आपको ये क्वेश्चन लिख देते हैं, आप मेन आंसर बताना क्या हो सकता है। ठीक है, हम मेन क्वेश्चन आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, हम ये क्वेश्चन ही आपके लिए उतारते हैं। ये क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड O CH3 MgI एंड H3O प्लस, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है पहला, और दूसरा इसका हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर H2SO4 है जो बना, H2SO4 है, फिर B बन गया सर,
बी बनने के बाद फिर BH3 THF है, हाइड्रोबोरेशन करा रहा है, और बेसिक मीडियम का यूज कर रहा है, तो C बन गया सर। और जो बना हुआ C है उसको सर CrO3 और पिरिडीन ऑक्सीडाइज कराया हुआ है, पिरिडीन, और D बना दिया, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है इस रिएक्शन में D क्या होगा, हमको D बताना है, D क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन इफ़ यू वांट तो हम दे दे रहे हैं आपको, क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो CO CH3 CH3OH, OH CH3, ठीक है। अगला है CH3OH CHOOH, ये है। चलो ये हमने बना दिया है सर। 18 का C होगा, 18 का A होगा, 18 19 है तो नहीं, डेल्टा G तो जीरो हो ही नहीं सकता है, डेल्टा G नॉट तो कभी जीरो नहीं होता, तो डेल्टा नहीं A नहीं होगा, डेल्टा G नॉट तो जीरो हो ही नहीं सकता है, वो होगा तो डेल्टा G नॉट वाला ही, वो तो कन्फर्म है। थोड़ा ध्यान दो, कंफ्यूज मत हो यहाँ पर। चलो ये है सर। तो पहले तो कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करवा रखा है हमने और CH3MgI से कराया है। कोई बताएगा सर क्या होगा यहाँ पर? तो हमको पता है कीटोन ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करके जो हमारे पास A बनाएगा वो क्या बनाएगा, एल्कोहल। फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करेगा, कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया सर, एल्कोहल में, है ना। सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन। अब ये एल्कोहल सर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इलिमिनेशन करा देगा, है ना। क्या कराएगा, इलिमिनेशन। ये अल्फा है, ये बीटा है, इलिमिनेशन के बाद सर क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? एल्कीन बनने के बाद अब इसका हमने हाइड्रोबोरेशन करा रखा है, BH3THF विद H2O2OH माइनस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है। क्या कराया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हम सबको सर पता है आफ्टर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, एवरीवन चेक करते रहना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कीटोन था CO वाला बॉन्ड, तो ये हमारे पास एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, OH आ गया, ये H2 लग गया, इलिमिनेशन हो गया सर यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अब जो थर्ड रिएक्शन थी, थर्ड में एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। H2SO4 हो गया, BH3THF H2O2OH माइनस। चल ये रहा। अब यहाँ हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं सर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर सर OH लग जाता है, वाटर जोड़ देते हैं, ये लग गया OH और H, एल्कोहल बन जाता है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। और एल्कोहल बनने के बाद CH3MgI है, तो CH3 वाला पार्ट जुड़ेगा, CH3 वाला पार्ट जुड़ेगा तो उसके साथ O माइनस OCH3, कार्बन पॉजिटिव, तो ये CH3 भी आएगा। सॉरी यहाँ एक चीज़ रह गई, वो हम आपको ऐड कर दे रहे हैं, ये विद CH3 ये हो गया, ठीक है। तो CH3 है और ये अल्फा से OH जाएगा और बीटा जाएगा, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, तो ये एक CH3 भी जुड़ा रहेगा यहाँ पर इस तरीके से। अब सही है। तो BH3 और H2O2 एंटी मार्कोनिक कॉफ रूल लगाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये अब सही, यहाँ भी गड़बड़ हो रहा था, ये हो गया भाई। ये CH3 भी तो जुड़ेगा ना इसके साथ, OH लग गया और कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 लग जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। फिर सर ये अल्फा और बीटा एलिमिनेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। उसके बाद सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक आप जोड़ते हैं, तो इस कार्बन पे अगर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है कंपेयर टू दिस, उल्टा जोड़ा जाता है, तो ये CH3 तो लगा ही होगा, यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। और CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, CH3 को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बट जो एल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा सर, कीटोन में। सेकेंडरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर, ए वाला। किसने निकाला, अच्छा एक आंसर किसने निकाल दिया, गुंजन भट्ट 19 का ए, वेरी गुड।
है ना। 19 का आंसर ए एकदम सही है। तो कंजिक्यूटिव रिएक्शन थी और सारी रिएक्शन पड़ी हुई है। कीटोन की ग्रिग्नॉल रीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर उसका इलिमिनेशन कराएंगे H2SO4, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में 1 मोल वाटर का जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का, फिर अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, कीटोन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ए ऑप्शन आएगा। अगला हो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय, देखो ये आपका क्वेश्चन प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, जो एनसीईआरटी में स्पेशल चैप्टर होता है। तो उसमें एनसीईआरटी आप एक बार चेक कर लेना कि प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा किस उदाहरण चेक करने हैं, किस किस विधि से किस किस टाइप का प्योरिफिकेशन किया जाता है। ज़्यादा 6, 7, 8 मिलेंगे आपको उदाहरण, जिसमें से एक ये भी लिखा हुआ है कि ग्लिसरॉल को, जो ग्लिसरॉल होता है ये लिखा हुआ है कैन बी सेपरेटेड स्पेंट लाई से सोप इंडस्ट्री में सेपरेट करने के लिए सर, है ना। आसवन करते हैं किस पे, निम्न दाब पे। निम्न दाब पे क्या करते हैं, आसवन। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो लो टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर मतलब प्रेशर घटा के उसको डिस्टिल किया जाता है। ये मेथड होता है सर हमको ग्लिसरॉल को सेपरेट करने का। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बुक फोकस हैं, सिर्फ 11th 12th की। प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप खोलना, शायद 12th वाली बुक में आपको ये मिलेगा। उस 12th वाली बुक में अगर आप चेक करोगे तो उसमें 6, 7, 8 एग्जाम्पल हैं। वो अगर आप याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन कन्फर्म से बनता ही बनता है, तो वो हो जाते हैं, उसमें बड़ा समय लगता नहीं है ना। लर्निंग होते हैं एग्जाम्पल जो होते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो इस तरीके से बना सर, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉल एंड कैटिकॉल। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। इस तरीके से है सर, ये OH, दिस इज रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉल, अगर OH जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं तो उसको हम लोग सर कैटिकॉल बोलते हैं। ये है रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉल एंड कैटिकिनॉल। तो बोला है डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, एसिडिटी का घटता ऑर्डर बताना है। बताओ सर, हम सबको पता है हाइड्रोक्विनॉल अगर देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। कैटिकॉल ये सर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ठीक है। और ये सर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता, काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, ना इंटर ना इंट्रा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा उसके पास जो हाइड्रोजन आयन है H+ फॉर्म में वो डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल होंगे, जिससे उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिससे उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब रिसोर्सिनॉल का एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, रिसोर्सिनॉल का सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन तो पहला मैच कर गया, लेकिन हम बाकी रीजन भी समझते हैं सर। बाकी भी क्या होगा कि ये इंटर मॉलिक्यूलर है या इंट्रा है ना। अब देखना जो अकॉर्डिंग टू इसमें लिखा गया है सर, हाइड्रोक्विनॉल जो हमारे पास लगा हुआ है दिस इज, और दिस इज कैटिकॉल। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो अगर आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है कंपेयर टू इंटर के, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसलिए रिसोर्सिनॉल सबसे ज्यादा हो गया, क्लियर है। 21 का, उससे कम हाइड्रोक्विनोन होगा, उससे कम क्या हो जाएगा हमारे पास, कैटिकॉल हो जाएगा। तो 21 का क्या आएगा, ए। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार नहीं बहुतों बार रिपीट करके पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। इसमें कुछ था नहीं तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ, चेक करो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, हम लोग क्या आंसर लगा सकते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ए इज 0.80 atm, ठीक है। एक कोई सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर हमको दिया है, बहुत बढ़िया बात है। उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बी, अच्छा सॉल्यूट जो मिला रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल है, जो अपनी वेपर नहीं बनाता, तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं पाया जाएगा, अच्छी बात है। सॉल्वेंट बोलता है उसको मिलाने पर वेपर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल सही है सर। यही तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट की सरफेस एरिया को कवर कर लेगा, जिससे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
ठीक है, और वो बोलता है कि कितना घट गया है 0 पॉइंट, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वेश्चन में दिया गया है। मोल फ्रैक्शन बी के निकालने हैं, बी तो हमने बाद में मिलाया था, बी मतलब सॉल्यूट के निकालने हैं, बी मतलब क्या, सॉल्यूट के निकालने। बहुत सरल क्वेश्चन है सर, अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है सर, पी नॉट क्या होता है सर, दिस इज पी नॉट, पी नॉट हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का होता है। किसका होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो दिया गया है क्वेश्चन में। कितना 0.80 यहां रख दोगे, पी नॉट माइनस पी एस क्वेश्चन में दिया गया है। ये जो ड्रॉप्स दिया गया है, ये क्या दिया गया है, पी नॉट माइनस पी एस, इतना घट जाएगा। तो 0.6 अपान 0.80 अगर दोगे, 6/8 कर देना, तो 6/8 हो गया 3/4, तो 3/4 डिवाइड करोगे 0.75 के लगभग, ये आंसर हो जाएगा। सारी वैल्यू रख लोगे, पी नॉट माइनस पी एस, ये देखो मुंह जवानी होगी, हमने तो कैलकुलेट भी नहीं किया, अगर आपको पता था तो मुंह जवानी हो जाने वाला था कि कौन सी चीज क्या होती है किस वजह से, तो आसानी से क्वेश्चन होते हैं। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इस पूरे को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। लोअरिंग बोलता है कितना घट चुका है, कितना ड्रॉप हो गया, 0.60, यहाँ 0.60 रखो। सॉल्वेंट का कितना है 0.80, तो 0.6 अपान 0.8 रखो, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा था, है ना, मुंह जवानी आंसर आ गया इसमें, तो 22 का डी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है, 22 का नहीं, ए नहीं होगा, डी होगा। गुंजन जी थोड़ा सा फिर से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 23 वाला कैसे करेंगे हम लोग। बोला डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, BCl3 का। सर बताओ क्या होगा। सर BCl3 का सबको पता है, दिस इज द बोरान, 3 लगे हुए sp2 होता है। कैसा होता है, हमारे पास sp2 होता है। NH3 का सर हम सबको पता है, sp क्या होता है, 3 होता है सर, है ना। PCl3 में सर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, सेम चीज यहाँ थी सर, इसका भी क्या होगा, sp3 हो जाएगा। क्लियर है। ClO3 माइनस का अगर आप बनाना चाहोगे, ClO3 माइनस, सेम कंडीशन है सर, कैसे, ये रहा क्लोरीन, इस तरीके से है, तो 1 2 3 4 5, और ये एक लोन पेयर, ये निगेटिव चार्ज, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी ये भी क्या हो गया सर, sp3। तो 3 sp3 है, एक क्या है, sp2 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। BCl3 का स्ट्रक्चर बना लोगे ना भाई, अरे ये होता है बोरान 3 क्लोरीन, इतनी बार तो प्रैक्टिस का खेल होता है, आराम से देख के पता चल जाता है। NH3 कैसा होता है, पिरामिडल, ये NH3 कैसा है, पिरामिडल होता है। PCl3 भी सर कैसा होता है, ये भी हमारे पास पिरामिडल, ये PCl3, ठीक है। तो आंसर एक ही मैच कर रहा है, डिफरेंट कौन सा है, ए वाला। 23 का क्या आएगा, ए आ जाएगा, बोरान क्लोराइड, ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ गया कई लोग का यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ 24 पे, क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन followed by reduction with zinc is used for मेटलर्जी का क्वेश्चन है सर। सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में सर, we used complex formation by zinc, ये मेटलर्जी का डायरेक्ट एनसीईआरटी का पोस्ट। सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में सर हम लोग जिंक का यूज करते हैं, है ना, और जिंक का यूज करके हम लोग वहां पर सिल्वर और गोल्ड को इम्प्योर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है हमारे पास कि सिल्वर और गोल्ड के लिए जो हम लोग रिड्यूसिंग मेथड यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं सर, जिंक के रिडक्शन के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। चलो Na2ZnCn6 आता है, जो सिल्वर और गोल्ड को क्या करता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड याद रखना। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आओ, द बॉन्ड ऑर्डर फॉर साइनाइड CnCn। अब ये बताओ, ये ट्रिक सर हमने पढ़ रखी थी, अगर आपको याद होगा, एक हमने ट्रिक पढ़ी है, बाबा BBB एंड AAA, याद है कि नहीं याद है सर। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, ठीक है। बताओ Cn माइनस लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, कार्बन के पास होते हैं 6, 7 6 13, और एक क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 14 को भरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा, बाबा 6 और 4 10 -4 बाई 2 कितना आ गया, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से Cn का बनाओगे कितना हो जाएगा सर, 13, 7 6 13 भरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 5 ये रहे, 5 4 9 9 -4 बाई 2 9 4 2.5 आ जाएगा,
ठीक है। फिर आया Cn+ में 13 से 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 को भरोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, बताओ दो बॉन्डिंग और दो बॉन्डिंग है, 4 4 8, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 8 - 4/2, यानी कितना हो जाएगा 2। तो ये घटता हुआ ऑर्डर ही आएगा Cn- फिर Cn+, यानी कौन सा हो जाएगा B वाला। ठीक है, अगर आपको ट्रिक याद है तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाएंगे, बस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इस ट्रिक में फॉलो कर लो। ठीक है, इस पे तो शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाया था। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के रेस्पेक्ट में कौन सा गलत स्टेटमेंट है। या धूल कणों से युक्त क्षेत्र जिसमें हवा, भाप और बादल, बिल्कुल सही है सर। जहाँ ये जहां हम लोग रह रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर धूल से भरा हुआ है सर, ये हवा से भरा हुआ है, बादल है, बादल, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। हम लोग एटमॉस्फेयर में यहाँ रह रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर है, फिर क्या है स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये तो करेक्ट है पहला वाला। वायुमंडल का सबसे नीचे का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है सर, जहां हम लोग रह रहे हैं वही नीचे का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में मनुष्य अन्य जीवों जंतुओं के साथ रहता है, बिल्कुल रहता है सर। इनमें बहुत मात्रा में ओजोन जो सूर्य से आने वाली परम बैंगनी किरणों को पृथ्वी पर, गलत है सर। ये जिसकी बात कर रहा है वो स्ट्रेटोस्फेयर की बात करता है। चौथा लिखा गया स्टेटमेंट स्ट्रेटोस्फेयर को बता रहा है। बाकी 3 ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो ये एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर के रिस्पेक्ट में डी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। 26 का क्या आएगा डी। हम देख रहे हैं काफी लोग यहाँ पर आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, कृष्णा गुरु जी आंसर देने में पीछे न हटिए। गुंजन भट्ट जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, लगभग सारे ही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आ जाओ। 27 आ जाओ। A+B C और D में कन्वर्ट किया, उसका प्रारंभिक वेग दोगुना है। अब इसमें देखोगे द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल बट इज क्वाड्रपलेट, यानी 4 टाइम्स हो जा रहा है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, B को डबल कर दोगे तो 4 गुना हो गया, यानी B का कौन सा ऑर्डर है सर, सेकेंड ऑर्डर है। और A को अगर डबल करते हो तो A को डबल करने पर रेट डबल हो जा रहा है, यानी ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है। यानी इस रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे तो K A के पावर 1 B के पावर 2 आएगा, है ना। अगर कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो जाता है तो वो सेकेंड ऑर्डर है। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट अगर सेम टाइम्स बढ़ता है तो वो 1 ऑर्डर है। तो बोलता है आगे क्वेश्चन क्या है, फिर क्या नहीं हो सकता। तो भाई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 पद अभिक्रिया, संकुल अभिक्रिया, बहु सही एकदम सर, एक से ज्यादा स्टेप में होंगे। ठीक है, थर्ड ऑर्डर 3 ऑर्डर है, सिंगल स्टेप नहीं सर, सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती सर, है ना। जब ऑर्डर 1 से 0 से ज्यादा हो गया वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 28 पे आओ और चेक करो क्या आंसर आएगा हमारे पास। 28, फास्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 डज नॉट फॉर्म pH5। हाँ सही है सर, फास्फोरस PCl5 तो बना लेगा बट pH5 नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि सर ये देखा गया है कि फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हाइड्रोजन के साथ अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट नहीं कराता। ये डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया एक लाइन में कि जितने भी हमारे पास सर ये देखा गया है जिसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग के लिए, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक हाइड्रोजन के साथ कभी भी बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं सर। pH3 तो बनेगा क्योंकि pH3 में d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ p वाले करेंगे, लेकिन pH5 में d आ जाएगा। PCl5 हो सकता है क्योंकि क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हाइड्रोजन ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये पूछा गया है। +5 स्थिति फास्फोरस की +3 से कम स्थायी, बिल्कुल गलत है सर। +5 तो ज्यादा स्टेबल है +3 से। हाइड्रोजन अणु की ΔH मान उच्चतम ऑक्सीजन स्थिति को फास्फोरस के लिए अनुकूल नहीं होता, इसीलिए pH5 के लिए भी अनुकूल, बिल्कुल सही है सर। हाइड्रोजन अणु का जो हमारे पास उच्चतम ऑक्सीजन, एकदम सही है, जो इसकी एंथैल्पी है फॉर्मेशन की वो अनुकूल नहीं होती है। यही पॉइंट यहाँ पर क्या है सर, सही है। फास्फोरस का आकार हाइड्रोजन से बड़ा होता है, कोई लेना देना नहीं इस पॉइंट का यहाँ पर। ठीक है, फास्फोरस का डी कक्षिका अधिक विकसित होती है, नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच ही कर रहा है। 28 का क्या हो जाएगा, बी। डायरेक्ट नोट्स का लिखा हुआ आपका क्वेश्चन है, पॉइंट है ना। अगले पे आओ 29, नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO। CO के लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे सर कुछ इस तरीके का है हमारे पास, ये इस तरीके का है। तो क्वेश्चन में बोलता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अनशेयर्ड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात कर रहा है हमारे पास।
ठीक है। इन द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl कितने होंगे, नंबर ऑफ अनसेल्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेयर के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो इस तरीके से सर ये रेजोनेंस शो कर सकता है। यहाँ पेयर बताने का कुछ तरीका इस तरीके का होता है, ये होता है सर 3 2 5, ये निगेटिव चार्ज आ जाता है CO माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस होता है सर इस तरीके से। तो रेजोनेंस के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल के थ्रू अगर देखेंगे तो 2 पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन के जो अनशेयर्ड हैं, बाकी सारे पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है नहीं, यहाँ सर क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगले पे आओ। कॉपी का क्वेश्चन था, कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट पे आओ, जेल्डॉल मेथड। तो हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी हम कोई बताएंगे क्या होता है। जेल्डॉल मेथड के थ्रू हम लोग नाइट्रोजन में कौन सा कंपाउंड एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले हम इसका ऑप्शन लिख दें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इसमें बोला क्या गया है। ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा सर, और सेकंड ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बड़ी मुश्किल से कहीं से मिला है और बड़ी मुश्किलों से ये बनाया भी गया है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं यहाँ पर चीज़ों को, क्योंकि आप लोग के लिए खोजा गया है ताकि आपको ये पता चले कि जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है एक्चुअल में उससे आपकी क्वेश्चन NH2CONH ये। तो जेल्डॉल मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर, सर हमने 3 कंपाउंड बता रखे हैं जेल्डॉल मेथड में। पहला सर नाइट्रो, अगर कहीं भी नाइट्रो ग्रुप लगा होगा NO2 तो उस टाइप के कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग जेल्डॉल मेथड का यूज नहीं करते हैं। दूसरा सर एजो कंपाउंड, अगर कोई एजो टाइप का कंपाउंड है लाइक ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एजो कंपाउंड में नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम लोग जेल्डॉल का यूज नहीं करते हैं। और भी कुछ था सर, नाइट्रोजन इन रिंग, अगर किसी भी केस में सर नाइट्रोजन रिंग में पाई जा रही होगी लाइक ये पिरिडीन, जैसे पिरिडीन में नाइट्रोजन कहाँ है, रिंग में है सर, अगर नाइट्रोजन रिंग में है तो भी हम लोग वहाँ पर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जेल्डॉल के थ्रू नहीं करते। केवल ये 3 कंपाउंड है, इस 3 टाइप के कंपाउंड जिसमें हम लोग जेल्डॉल मेथड का यूज नहीं करेंगे। बताओ, पहला वाला कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट पिरिडीन ये आ गया, इसमें जेल्डॉल मेथड का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसमें जेल्डॉल मेथड का यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, बताओ नेक्स्ट में क्या आंसर लगाएंगे हम लोग। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, चलो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं ये क्वेश्चन क्योंकि पूछता रहता है सर। ट्रिक है VIP_mL²T² है, ये है सर VIP_mL²T² है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 हैं एसेंशियल। कौन कौन से हैं, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलेनिन, मेथियोनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टानिन, आर्जिनिन, हिस्टानिन एंड आर्जिनिन। टोटल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। अब आप चेक कर लो कौन सा इसमें से है, टायरोसिन, लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, है ना। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, एलेनिन नहीं है सर, एलेनिन नहीं है, सेरिन नहीं, एसेंशियल नहीं है, बचा टायरोसिन एंड लाइसिन, ल्यूसिन। लाइसिन वाला सर ये रहा, ठीक है। ये टी से याद रखना, यहाँ पर हमारे पास हमने 2 लिए हुए हैं, 2 बता रखे हैं हमने, ठीक है। तो जिसमें से एक ट्रिप्टोफिन है, एक थ्रियोनिन है, तो हमारे पास यहाँ लाइसिन जो है ये एसेंशियल है, टायरोसिन नहीं है यहाँ पर। VIP_mL²T²H, लाइसिन पूछा कौन सा एसेंशियल है, हाँ ठीक है ये एसेंशियल वाले हैं, तो लाइसिन कौन सा हो गया, एसेंशियल हो जाएगा। याद रखना ट्रिक, आप ये आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलेनिन, मेथियोनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिनिन एंड आर्जिनिन। क्लियर हो गया, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इस वाले केस में,
गिवन द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एंड द करेस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल। तो 1 2 3 4 5 रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिए गए और क्वेश्चन में पूछा है इन कॉम्बिनेशन में से सेल विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल किसके साथ होगा, है ना। तो अगर यहां देखेंगे सारे ही फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सेकंड में भी रिडक्शन है, थर्ड में भी रिडक्शन है, फोर्थ में भी रिडक्शन है और फिफ्थ में भी रिडक्शन है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ कर नहीं सकते हैं। हम दिखाते हैं कैसे। लार्जेस्ट पोटेंशियल पूछा हुआ है, विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल किसको किसको मिला के लार्जेस्ट पोटेंशियल बना सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड। ध्यान दो, फर्स्ट वाले केस में सर SRP -0.24 है, थर्ड वाले केस में SRP -1.25 है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CA से ऊपर आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CA से ऊपर आएगा। तो C वाले का अगर देखोगे इसका होगा रिडक्शन और C का होगा ऑक्सीडेशन। ये हमने पढ़ रखा है, पूरे कॉन्सेप्ट है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे होंगे। सर जिसका SRP निगेटिव में जितना ज्यादा होता है वो ECS में ऊपर आता है ना। यानी पहला ऑप्शन 1 और 3 की बात किया, तो 1 और 3 में ध्यान दो, ये निगेटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव में ज्यादा है तो C ECS में ऊपर आएगा। तो C का ऑक्सीडेशन होगा और A का क्या होगा, रिडक्शन होगा। पोटेंशियल कौन से दिए गए, रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए। तो जिसका रिडक्शन है रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसका ऑक्सीडेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, 0.24 1.25 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.01 लगभग इतनी आएगी पॉजिटिव में इस वाले केस में। अगले पे आओ, सेकेंड और थर्ड में हो सकता है क्या सर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 and 3। 2 कहाँ पे हमारे पास, ये रहा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, थर्ड वो रहा, ठीक है। तो C वाला ऊपर आएगा, माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ये ऑक्सीडेशन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा सर, इसको बदल देंगे 1.25 1.25 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। B and D, तो B and D 2 और 4, यानी 2 और 4 ये रहा 2 और ये रहा हमारे पास क्या, 4। तो यहाँ चेक कर ले रहे हैं किसकी वैल्यू हमारे पास, निगेटिव वाली ज्यादा है, निगेटिव वाली पॉजिटिव। D ऊपर आएगा B नीचे आएगा, D ऊपर आएगा B नीचे आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसको माइनस करेंगे तो 0.25 गए और 68 घटाना है तो 25 10 35 और 33 और 0.77 के लगभग यहाँ आएगा वैल्यू, ठीक है। C and D देख लेते हैं, तीसरा और चौथे में बात करते हैं 0.68 और ये, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, ऊपर जाएगा, निगेटिव वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सर, इसका तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन मैच ही कर रहा है सर, अगर आप देखोगे B and C, इसमें केवल B and C ही मैच कर रहा है यानी सेकेंड एंड थर्ड वाला, कौन सा, सेकेंड और थर्ड वाला, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगला आ जाओ नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट वाला चेक करो क्या आंसर लगा सकते हैं हम लोग इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कॉपर सल्फेट में, तो सर पढ़ रखा है हमने, कॉपर H2O4 SO4 डॉट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, हम सबको पता है, दिस इज ब्लू विट्रियोल, 5 हाइड्रेट वाटर ब्लू विट्रियोल होता है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 33, ठीक। तो कॉपर अगर +2 में होता है, कॉपर +2 डाइवैलेंट कैटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पाए जाएंगे। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 34, हीट करने पर कौन सा नाइट्रोजन नहीं देगा, अमोनियम NO2 सर, हीट करेंगे नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड कर देता है, इसको हीट करते हैं सर, ये भी हमको तो नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करता है, इसके अलावा Cr2O3 का ग्रीन रेजिड्यू देता है, ये हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा रखा है, ग्रीन रेजिड्यू। बेरियम नाइट्राइड सर, इसको भी हीट करते हैं सर, हमको यहाँ से नाइट्रोजन गैस मिलती है, इसके अलावा बेरियम मिल जाएगा सर, ये प्योर नाइट्रोजन होती है, प्योरेस्ट नाइट्रोजन हम लोग एजाइड से बनाते हैं, दिस इज द एजाइड, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे सर, यहाँ पे हमको N2O मिलती है, इसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो ये हमने आपको अगर ध्यान होगा हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो किसमें नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, डी ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोजन हमको नहीं मिलती है। ये हमने एक हेडिंग लिखवाई थी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, याद रखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम 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 और उसमें ये भी ऑप्शन लिखवाया था एजाइड वाला, क्लियर है। कौन सा हो जाएगा, डी, 34 का डी आंसर, गुंजन अंकित बिल्कुल सही।
ठीक है, जिसने नोट्स पढ़ी है, नोट्स बढ़िया से बनाई है क्लास की, उसको एक एक क्वेश्चन आपको नोट से मिल जाएंगे। और बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी थी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन वो एनसीईआरटी की लाइन से, क्योंकि हर लाइन तो लिखवा नहीं सकते नोट्स में ना। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। एक रिएक्शन दी गई है, 100 ग्राम हाइड्रोजन 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया है, बोला वाटर कितना बनेगा, वाटर इसमें कितना बनेगा। सर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो सर ये क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन, बताओ किस तरीके से सॉल्व होगा। सर लिमिटिंग रिएजेंट बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सर कौन सा है। चलो चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का हमने तरीका आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। लिमिटिंग रिएजेंट सर गिवन मोल अपान स्टिकियोमेट्री कोफिशिएंट, जिसके लिए वैल्यू मिनिमम होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चेक करो कैसे। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं अगले पन्ने पे, क्वेश्चन अच्छा है, ये लो 2H2 प्लस O2 और चेंज कर दिया इसको 2H2O में। ठीक है, स्टिकियोमेट्री क्या होती है सर, क्वांटिटी, ये 2 ये 1। क्या लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो सकता है सर, क्वेश्चन में वेट दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, चेक कर लेते हैं हम लोग। दोनों का ही 100 ग्राम दिया गया है, ठीक है 100 ग्राम दोनों। तो लिखते हैं वेट 100 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, स्टिकियोमेट्री भी दी गई है 2, 2 दूनी 4, 100/4 यानी कितना हो गया 25। क्या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है सर, तो ऑक्सीजन का वेट दिया 100 और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका 32, 16 दूनी 32 इंटू 1, तो ये लगभग हमारे पास बहुत कम आएगा, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ये नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है। अब सर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 32 ग्राम है और ये 16 2 18, 18 दूनी 36 ग्राम है, 16 2 18 दूनी 36। ठीक है सर, 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम वाटर बना। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया, 100 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनेगा, तो 36/32 इंटू 100 ग्राम। सॉल्व कर लो सर इसी को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 232 गए 16, 236 गए 19, 19 18, 18 दूनी 36, 16 दूनी 32, फिर 2 से 18 गए 9/8, 900/8। तो 900/8 के अकॉर्डिंग कोई आंसर मैच कर रहा है, 900/8 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। 9 एकम 9, 8 एकम 8, बचे 10, बचे 20, 8 दूनी 16, 112 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेशन करना आपका काम है, वो आप कर लेना, 113 ग्राम। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैसे चेक किया, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका हमने बता रखा है, ये रहा, ये लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका है। और ये लिखा क्वेश्चन, स्टिकियोमेट्री नंबर ऑफ क्वांटिटी इन गिवन रिएक्शन, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसकी नहीं होगी वो एक्सेज होता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से 16 2 18, तो ये 36 ग्राम वाटर बना, तो 100 ग्राम ऑक्सीजन से कैलकुलेट करके हमने आंसर निकाल लिया यहाँ पर। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला केस चेक करो क्या हो सकता है इसमें से। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये भी देखो क्वेश्चन वही प्योरिफिकेशन वाला, इस बार प्योरिफिकेशन से क्वेश्चन ज्यादा आए थे इस वाले पेपर में। पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज कौन सी होगी सर, जिसमें स्टेशनरी फेज वर्ण लेखन कागज के छिद्रों में जल अनुपस्थित है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग पेपर लगाते हैं उस पेपर के कैपिलरी फोर्स के थ्रू पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। कैपिलरी फोर्स के थ्रू पेपर जो हम लोग बनाते हैं जिसमें छन्नी लगी होती है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उससे पानी कैपिलरी फोर्स के कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर बढ़ता है ना। उसी में स्टेशनरी फेज वैल्यू रखती है सर, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है, कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो क्लास में जो पढ़ते हैं उसकी कॉन्सेप्ट से इसका आंसर लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोला गया है और चेक करो सर। एक रिएक्शन है CH3CO CH2COOH, है ना, और ये इसको चेंज करना है प्रोडक्ट में। हम इस तरह लिख देते हैं, रिएक्शन का कंफर्म नहीं हो रही, ये कुछ ऐसी है CH3CO CH2 एंड COOH और प्रोडक्ट बनाना है और यूज किया हमने जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में 2 रिएक्शन सर होती है, एक वुल्फ किस्नर रिडक्शन होती है, एक क्लीमेंसन। प्रैक्टिस में करवा रखा है क्वेश्चन, आप आसानी से कर लोगे। एक होता है वुल्फ किस्नर, एक हमारे पास होता है क्या क्लीमेंसन रिडक्शन। दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन में, यानी CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, किस में हो जाएगा CH2 में, एसिड कन्वर्ट नहीं होता।
तो आंसर अगर आप चेक करोगे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। याद है कि नहीं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन, दो पढ़ी थी, वुल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में, मिथाइलिन ग्रुप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द मोनोमर। इस मोनोमर का अब देखो ये मोनोमर आपको दिखने में नहीं लग रहा, बट ये भी दैट NCERT का ही क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से होता है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा है, आप घबराओ बिल्कुल मत। 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से ये 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये होता है सर इस तरीके का। ठीक है सर, इसको हम लोग कैप्रोलेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्रोलेक्टम। ठीक है, कैप्रोलेक्टम से क्या होगा सर, सर ये अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस होके तो ये NH वाला पार्ट यहाँ से अलग होता है ये। ठीक है, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो नाइलॉन 6 बनता है एक्चुअल में, है ना। तो बोला कि कैन बी फॉर्म यूजिंग इस मोनोमर, तो कैप्रोलेक्टम मोनोमर यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं सर, नाइलॉन 6 बना सकते हैं, ये बना सकते हैं नाइलॉन 6 इस तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग केस में ये दोनों पॉइंट हमारे पास जुड़ते चले जाते हैं। दूसरा कैप्रोलेक्टम आएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, इस CO से NH जुड़ जाएगा, इस NH से CO जुड़ जाएगा, और इसी तरीके से आगे क्या होगी सर, रिएक्शन होती चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये एमीन वाला होता है, ये एसिड वाला होता है। ठीक, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा, देखो हम आपको बताएं इस तरीके से होता है कुछ। ये देखो OH H, ये है। ठीक है, ये खुला उन्हें बना रखा है। होता क्या है इसमें से, कैप्रोलेक्टम में से ये वाटर यहाँ से रिमूव होगा, OH H, इसी तरीके से ये H यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी ऐसे OH निकल जाता है ये। तो अब इसको जो हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6, यही हमारे पास नाइलॉन 6 होता है एक्चुअल में। तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं सर कुछ, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये आगे जुड़ जाएगा, दिस इज नाइलॉन 6, है ना। ऊपर वाला कैप्रोलेक्टम कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइलॉन 6 बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ जो आंसर लगाओगे क्या आएगा, नाइलॉन 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 आओ, चेक करते हैं क्या आंसर होगा हमारे पास। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट दैट वुड रिजल्ट इन द बफर सॉल्यूशन। बफर कौन सा बनाता है, तो दो टाइप के बफर होते हैं, हम यहाँ लिखते हैं। एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। ठीक है, एक हमारे पास होता है एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इन गिवन ऑप्शन विच इज द एसिडिक विच इज बेसिक, या एनी वन इज ऑप्शन इज बफर। ठीक, तो सर वीक एसिड एसिडिक में प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसी तरीके से वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी वीक एसिड और उसी वीक एसिड के किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, या कोई भी वीक बेस या उसी वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट, ये क्या कहलाते हैं, बफर सॉल्यूशन। जैसे यहां देखो सर, ये वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, ये कहलाएगा हमारे पास क्या, एसिडिक बफर। ये कैसा है, एसिडिक बफर है। ठीक है, HCl सर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं हो सकता, बी नहीं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, NaOH HCl न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एसिडिक और बेसिक बफर पहचानने के कंफर्म तरीके हैं, है ना, मुंह जवानी आसानी से बोला, बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं होता आयनिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर है, अगले पे आ जाओ। 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखो और चेक करो किस तरीके से हम लोग आंसर लगा सकते हैं। CnH2n+1 जनरल फार्मूला टर्सर अल्मीन अगर देखेंगे, ये लो H ये R, ये प्राइमरी अमीन है, H R H, ये सर सेकेंडरी अमीन है, और N R R R, ये सर हमारे पास टर्सरी अमीन। क्लियर है, तो कोई भी R अगर एक कार्बन का जोड़ रखा है तो यहां रखो C, N की वैल्यू 1, CH3, समझना, C हो गया H 1 तो 2 + 1 3, CH3N, है ना। तो अब इसमें से अगर आंसर आप लगाना चाहोगे, तो अगर टर्सरी अमीन की बात कर रहा है
तो नाइट्रोजन से तीनों ही यहाँ लगे हुए हैं, ठीक। CH3 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 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन, तो 3 इंटू 2 6। R की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो? CH3 होता है, मिनिमम क्या हो सकता है? एक कार्बन का CH3, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गए, तो एक कार्बन CN, 5 हाइड्रोजन H2N प्लस 2 N1 नाइट्रोजन, ये हो गया प्राइमरी। यहां रखना चाहोगे सेकेंडरी वाले में सर CH3 CH3 मिनिमम, भाई CH3 CH3 मिनिमम लगा सकते हैं, तो 2 कार्बन है यहाँ पर, मिनिमम 2 कार्बन रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो सेकेंडरी अमीन बनेगा नहीं। और टर्सरी में मिनिमम 3 कार्बन रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा मैच हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। 9 हाइड्रोजन तभी हो पाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ आप रख के चाहे चेक कर लेना इस तरीके से, ये मिनिमम वाला जो टर्सरी अमीन है, भाई तीनों एल्किल पार्ट में कम से कम 3 कार्बन तो रखोगे ही ना, तो रखोगे तो ये फार्मूला किस में फिट बैठ रहा है? सी वाले में फिट बैठेगा। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ। द ऑर्डर ऑफ स्टीनिंग इफेक्ट, बहुत सारा क्वेश्चन है सर, हमने पढ़ रखा है। स्टीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जो न्यूक्लियस के जितना नजदीक ऑर्बिटल या सबसेल पाई जाएगी, वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा स्क्रीन या शील्डिंग का वर्क करती है। सबसे नजदीक S, उससे दूर P D F, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, शील्डिंग कमजोर हो जाती है, तो SPDF 41 का A। बच्चों का क्वेश्चन था, सब कर सकते थे। 42 पे आ जाओ, क्या करना है सर? अब ध्यान से देखो और पढ़ो, बताओ क्या हो सकता है। चेक करो एवरीवन, A B C D E। Enthalpy of fusion per gram, the corresponding molecular weights are given for several substance। Enthalpy of fusion molecular weight डिवाइड करना है सर, कुछ नहीं करना है। सबको क्या करना है सर? डिवाइड करना होता है। यहाँ पर डिवाइड करो 320/18, यहाँ डिवाइड करो 180/60, है ना। यहाँ डिवाइड करो 180/20, यहाँ डिवाइड करो 360/30, और यहाँ डिवाइड करो 180/30। हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया मॉलिकुलर वेट, थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन ही पढ़ा रखा है हमने, ठीक है। और इसमें हमको चेक करना है, बताओ कौन कौन सा हो सकता है? सी वाला आएगा सर, ये 9 नहीं, सी नहीं, A B C 0 0, C से 36 गया, 12 सबसे ज़्यादा 12, और फिर 6 3 18, 12 3 15। सेम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 3 सेम मोलर एंथैल्पी किसमें होगा? 30 तो 90। सी एंड सेम मोलर एंथैल्पी किसमें आएगी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर ग्राम एंड द करेस्पॉन्डिंग मॉलिकुलर वेट आर गिवन फॉर सेवरल सब्सटेंस। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मॉलिकुलर वेट ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये देखो, ये है, इसमें जो था वैल्यूज पता नहीं सही रखी कि नहीं, आप डिवाइड कर दो, जिसमें वैल्यू सेम हो जाएगी उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या हो जाएगा सर? सेम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, कर लोगे आई थिंक, मिला लेना जो भी होगा। अब इसमें डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वाला जाओ, गैस एक वैल्यू दी गई है, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। के गैस ऑर्गन की उपस्थिति में N2O में अपघटित द्विकोटि बलगतिकी है। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O इंटू N2NO, N2O टूट गया N2 और O में। इन द प्रेजेंस ऑफ गैसियस ऑर्गन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स विद K इक्वल टू इतना। K की वैल्यू दी गई E के पावर -30,000/, निकालना क्या भैया? क्वेश्चन इसमें कंप्लीट दिख नहीं रहा है, देखते हैं अगले पन्ने पे तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा। इस वाले क्वेश्चन में 43 डिकम्पोजिशन N2O का N2 और O में कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ गैसियस आर्गन, अच्छा, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, विद के इतना। तो पूछा क्या भैया? एक्टिवेशन एनर्जी। चलो मान लो कुछ पता नहीं है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखा सकते हैं, के इक्वल टू ए ई के पावर -EA/RT। इससे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन कुछ, हालांकि डाटा इनकम्प्लीट है, जो भी क्वेश्चन था, अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछता तो के की वैल्यू दी गई है, सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, आसानी से हमको क्या मिल जाता है? आंसर मिल जाता है। जो भी होगा अपना चेक कर लेना, इसमें इनकम्प्लीट हमको दिख रहा है क्वेश्चन फिलहाल तो, ठीक है। किसी में नहीं आ रहा है, बता तो कुछ चीज़ें इसमें गलत लिखी हो सकती हैं गुंजन जी, कुछ वैल्यू का हमको लग रहा है इधर उधर हो गई है, तो कोई बात नहीं, इनकरेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, एरल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज। सही है सर, एरिल हैलाइड जो होती हैं
यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये रहा, एरियल हैलाइड जो होती है सर, ये तो एरियल हैलाइड में देखेंगे तो इस तरीके से ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है और माइनस आई भी लग रहा होता है, तो लेस रिएक्टिव होता है। जबकि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पॉइंट एकदम सही है। कैसे? हेलोजन व एरोमेटिक न्यूक्लियस के बीच आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। बिल्कुल सही है सर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, एकदम सही है। इसमें क्या पाया जाएगा? रेजोनेंस, और रेजोनेंस आने से हर एक के बीच में क्या आ जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, ये एक्स पार्शियल पॉजिटिव, हेयर पार्शियल निगेटिव, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हैलोजन के इलेक्ट्रॉनों की प्रतिकर्षण, हैलोजन परमाणु का संक्रमण और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, बिल्कुल ए वाला। हैलोजन व एरोमेटिक न्यूक्लियस के बीच आंशिक द्विबंध के गुण। ठीक है, तो एरियल हैलाइड है लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव है? उसका रीजन ए वाला सही है, बिल्कुल। 44 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और उसमें जो लिखेगा ऑप्शन उसको समझने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, एलिफेटिक ज्यादा है एरोमेटिक से, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई तो टूटेगा नहीं बॉन्ड, तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। ठीक है, इसलिए लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। अगले पे आ जाओ, 45 लोग चेक करते हैं। ठीक है, सही आंसर दिया सबने। 45 बताओ सर क्या आंसर हो सकता है हमारे पास? H2O व O2 के A व B वंडरवाल कांस्टेंट स्मॉल a स्मॉल b होता है ना? तो बोला गया है क्या सत्य कौन सा है, कौन सा कथन करेक्ट है? A व B H2O O2 के लिए लघु है? नहीं। H2O के लिए A लघु है लेकिन B दीर्घ है? ऑप्शन नहीं। H2O के लिए A दीर्घ है लेकिन B लघु है, O2 हाँ एकदम सही है सर। वाटर के जो A है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, और जबकि बी ए क्या होता है हमारे पास सर? इनडायरेक्टली ए प्रेशर को बता रहा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को। बी इनडायरेक्टली साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स को बताता है। तो वाटर के लिए प्रेशर O2 से ज्यादा होगा, जबकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, किससे? वाटर से। ठीक है, तो आंसर सी वाला है। याद करने वाला पॉइंट था, एक हमारे पास ट्रिक होती है याद करने के लिए, है ना? ये हमने बता रखा है ना सोनू है ना कुक्कू, एक ट्रिक बताई थी, है ना सोनू है ना कुक्कू करके, कि किस तरीके से वंडरवाल कांस्टेंट ए के लिए सबकी घटती और बढ़ती वैल्यू बताते हैं। ठीक है, तो आप क्लास में चेक करना, उसमें बता रखा है। 46 पे आ जाओ। कौन सा इसमें से ऑनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा? तो ऑनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही कर सकता है विच हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी हाईएस्ट में जो होगा, तो नाइट्रोजन सर यहाँ +5 में है, यहाँ +4 में है, यहाँ +3 में है, यहाँ -3 में है, तो ये हाईएस्ट वाली हो गई सर +5। तो कौन सा हो जाएगा? ए। नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +5 होती है। तो जहाँ पे वो हाईएस्ट में होगा वही केवल ऑनली कैसे वर्क करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। 47 क्वेश्चन आओ चेक करते हैं हम लोग। 47 पे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया 1s2 2s2 2p6, और पूछा क्या गया है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बतानी है ना? चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन गेन खुद लेना है, तो इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लेगा? जो न्यूक्लियस के जितना क्या होगा सर? नजदीक होगा। न्यूक्लियस के जितना क्या होगा? नजदीक। ये तो दोनों सेम ही लिख दिए, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p4, 2 4 2 6 2 8, तो ये तो ऑक्सीजन है, ये नियॉन है। नियॉन को तो 0 ही होगा, सबसे कम हो जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नियॉन के लिए 0 हो जाएगी। 1s2 2s2 2p3 कर लो इसको, दिस इज 3। तो ये नाइट्रोजन के लिए कर ले रहा है, नियॉन के लिए कर ले रहा है, तो नियॉन सबसे कम होती है। है ना? अच्छा, इसको चेंज करते हैं क्योंकि ऑप्शन मैच हो नहीं रहा है। तो सबसे 2p4 1s2 2 6 6 2 8 2 10 11, ये सोडियम के लिए हो जाएगी। तो सोडियम तो दूर हो गया न्यूक्लियस से, एक्सेप्ट तो करेगा, तो उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन हमारे पास। तो मैच कराएंगे अगर यहाँ पर, तो ऑप्शन हमको सिर्फ एक ही मैच करते नज़र आ रहा है।
ठीक है, तो ये तो सेम ही हो गया। किसके लिए क्या बदले इसमें, अगर ये नियॉन होता तो डी वाला सबसे कम हो जाएगा। फिर ए, इसको चलो अगर 3 कर लें हम लोग, 3, ये नाइट्रोजन के लिए हो गया, ये नियॉन के लिए हो गया। तो डी सबसे कम, इनर्ट गैस 0 होता है क्योंकि उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, हाफ पेयर स्टेबिलिटी है। फिर बी और फिर सी वाला, सबसे ज़्यादा सी वाला 2p4। ठीक है, चलो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगर इस हिसाब से ऑप्शन बनाएंगे तो मैच कर जाएगा, बाकी मैचिंग हो नहीं रही इसमें कोई, है ना, कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग फॉर 5 आवर्स थ्रू ए मोल्टन सॉल्ट। टिन के लिए एमयू में वेट दिया है, डिपॉजिट इतना टिन, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है टिन का। सरल है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मास जेड आई टी हम लोग निकालते हैं, जहाँ पर जेड की वैल्यू होती है ई अपान 96,500 इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ से सर एम इक्वल टू ई जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी फैक्टर यानी एन फैक्टर हम लोग रखते हैं, और इंटू 96,500 इंटू आई इंटू टी, ये हो गया फार्मूला। सब मास हमको पता है क्वेश्चन में 22 ग्राम है। एटॉमिक वेट टिन का 118.7। करंट पास किया जा रहा है 5 घंटे तक 2 एम्पियर का, तो 5 घंटे को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एन की वैल्यू निकालनी है, 96,500 दिया है, ये हो गया। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे सर, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस था, है ना, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। मॉलिक्यूलर की जगह यहाँ चाहो तो एटॉमिक लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में एटम बोला गया है, तो एटॉमिक वेट लिख लो, 3 के लिए दिया गया है वो क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना था, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे का, वो फार्मूला यूज कर लिया है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आसानी से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, द इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन, एन टाइप। सर एन टाइप बहुत अच्छा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं 14th ग्रुप। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और जो 13th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, समझ लो करते क्या है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। सुनना, अगर सर 15 ग्रुप के इम्प्योरिटी मिला देंगे तो ये बनता है हमारे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर 13 ग्रुप की मिलाओगे तो बनता है सर पी टाइप, डोपिंग उसको बोलते हैं, डोपिंग कर देना। सेमीकंडक्टर 14 ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं, अगर 15 ग्रुप की डोपिंग करते हो तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, 13 ग्रुप की डोपिंग करोगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन में हम लोग जो मिलाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम सबको पता है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 बोरान फैमिली, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 5 नाइट्रोजन फैमिली। कितने आते हैं, 5 आते हैं सर। आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 5 वाला हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट का था, हालांकि इस साल सिलेबस में सॉलिड स्टेट है नहीं आई थिंक। मोस्ट इफिशियंट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फॉर निगेटिवली चार्ज सस्पेंशन। तो निगेटिवली चार्ज सस्पेंशन के लिए तो हमने पढ़ रखा है कि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन डायरेक्टली होता है चार्ज अपोजिट चार्ज के, इसके अपोजिट चार्ज, है ना। तो नेगेटिव के लिए क्या चाहिए, अब पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव सस्पेंशन बनाना है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज को प्रेसिपिटेट या कोगुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला कोई चाहिए। तो पॉजिटिव यहां अगर देखो तो एल्युमिनियम पॉजिटिव +3 में है सर, यहाँ पोटेशियम +1 में है, ये बन जाएगा NaCl, इन दोनों को मिला के सोडियम +1 में है, यहाँ पोटेशियम +1 में है। तो सबसे ज्यादा चार्ज पॉजिटिव वाला, क्योंकि सॉल्ट निगेटिव का लिया है तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या मिलाओगे, कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ। तो पॉजिटिव वाले में सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट वो करेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा। यहाँ +3, यहाँ +1, इस वाले केस में +1, यहाँ भी +1, तो सबसे ज्यादा कौन सा दिखाई दे रहा है, ए वाला। 50 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आओ 51 क्वेश्चन और ट्राई करो। नॉट कायरल, कायरल कंपाउंड नहीं है, 1-क्लोरोपेंटेन। तो सर स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा यहां पर हमको। हेलो,
चलो नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन है। ट्राई करो क्या दिया गया है। 1 क्लोरोपेंटेन है सर, 5 कार्बन है। ये सर कोई कायरल कार्बन नहीं है, कायरल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। सर हो सकता है ये वाला कार्बन जो कायरल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो पेंटेन, टू क्लोरोपेंटेन ये रहा सर, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी हो सकता है। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन सर, ये भी हो सकता है हमारे पास, क्योंकि दो दो हमारे पास कायरल कार्बन है। तो कौन सा नहीं होगा कायरल? फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, बाकी सब में कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन होगा तो वो ऑलवेज हमारे पास मॉलिक्यूल एक कायरल कैसा होगा? कायरल टाइप का हो जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 है और अनसिमेट्रिकल है तो ऑलवेज ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, 51 आ जाओ, 52 पे आओ, 52 वाला आ जाओ, चेक करते हैं हम लोग। सॉलिड है, डब्ल्यू एटम क्यूब को कॉर्नर पे रखा गया, डब्ल्यू रखा गया क्यूब के कॉर्नर पर। टोटल कॉर्नर होते हैं 8 और एक यूनिट सेल में 1/8 पार्टिसिपेट कराता है, तो हो गया डब्ल्यू की वैल्यू 1। ऑक्सीजन रखा गया है क्यूब के एज सेंटर पे, तो एज हमारे पास टोटल कितने होते हैं सर? एज काउंट करोगे सर 12 एज होते हैं और एवरी एज 1/4 कवर करता है एक यूनिट सेल में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और सोडियम को रखा गया क्यूब के सेंटर पे, तो किसी भी क्यूब का सेंटर में केवल एक ही सेंटर हमारे पास बनता है। तो यहाँ से अगर फार्मूला बनाओगे सर आसानी से बन गया NaWO3। ठीक है, क्या आ जाएगा? NaWO3। 52 का बी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, कौन सा एटम किसी भी क्यूब में कहाँ रखा है तो किस तरीके से उसको हम लोग काउंट करते हैं। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 53। एथाइलिन ग्लाइकॉल सर पूछा गया है कि किसमें मोनोमर होगा, तो किसमें एथाइलिन ग्लाइकॉल दिख रहा है सर? इस वाले में तो दिख नहीं रहा है एथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, ये भी नहीं। भाई एथाइलिन ग्लाइकॉल मिलना भी तो चाहिए मोनोमर बनाने के लिए, ये रहा। अब ये सब क्वेश्चन इतने आसान है सर, एथाइलिन ग्लाइकॉल ये नहीं, ये तो पॉलीथीन है सर, एथाइलिन से बना हुआ है ना, ये भी नहीं हो सकता है सर। कहीं एथाइलिन ग्लाइकॉल दिखे तो सर ये रहा CH2CH2OO, एक ही ऑप्शन मैच ही कर रहा है, ए वाला CH2CH2OO सर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जहां इथाइलिन ग्लाइकॉल दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल ही नहीं रहा है, तो हो ही नहीं सकता वो। तो ये तो शायद सबसे सरल क्वेश्चन था। स्टेट, नेक्स्ट पे आ जाओ। स्टेट ऑफ फ्रीजिंग डज नॉट इन्वॉल्व, फ्रीजिंग के लिए क्या इन्वॉल्व नहीं होता? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई होगा है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड नहीं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग करना है। फ्रीजिंग मतलब सर क्या होता है? लिक्विड से, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड से सॉलिड जाना है, और बोला है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, नहीं ये नहीं होता, डी ऑप्शन, डी हो जाएगा। फ्रीजिंग मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड जाना, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना। तो फ्रीजिंग अगर करना है लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो मेल्टिंग थोड़ी ना करोगे सॉलिड का, गलत है ये। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस, कौन सा इसमें से हमारे पास पिरिमिडीन बेस नहीं है सर? तो हम सबको पता है एडेनिन और ग्वानिन जो होता है ये प्यूरिन होते हैं, थायमीन, यूरेसिल और क्या बचा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पिरिमिडीन होते हैं। साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल ये पिरिमिडीन है, नॉट ए पिरिमिडीन, ये तीनों ही पिरिमिडीन है सर। नाइट्रोजनस बेस होते हैं वॉल्यूम DNA RNA में जो पाए जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास यूरिन। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 55 का ए, कौन सा पिरिमिडीन नहीं है। ठीक है, तो एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन है, थायरीन, यूरेसिल, साइटोसिन पिरिमिडीन होते हैं। नेक्स्ट आओ। pH एट विच, क्वेश्चन में बोला गया है 10⁻³ pH दिया गया है, तो H प्लस कितना हो जाएगा सर यहाँ से? pH एट विच H प्लस, अच्छा ये दिया गया है H प्लस 10⁻³ तो pH हो गया हमारे पास 3। ठीक है, और Kb की वैल्यू दी गई 10⁻10, तो यहाँ से pKb कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो बोला गया चेंज कलर कब होगा सर? 3 में से हम लोग +-1 करते हैं और pKb 10 है तो 3 से एक वैल्यू बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा? 4। ये आयनिक इक्विलिब्रियम हमने ट्रिक बता रखी है आपको,
कि कंसंट्रेशन से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले पीएच निकालो, पीएच में +-1, अगर केबी की वैल्यू ज़्यादा है दिए गए पीएच से हमारे पास तो एक वैल्यू बढ़ा दो, कम है तो एक वैल्यू घटा देते हैं, ठीक है। 56 का सी। 57 पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ए सैंपल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 95% H2SO4 बाई वेट, अच्छी बात है, 95% H2SO4 बाई वेट, क्या मतलब हो गया सर, 95 ग्राम H2SO4 है जो कि सॉल्यूट है और 5 ग्राम वाटर होगा जो कि सॉल्वेंट है। और क्या करना था, डेंसिटी दी गई है ग्राम पर ml में, नॉर्मलिटी क्वेश्चन में पूछा गया है कैसे हम लोग निकालते हैं, चलो तो नॉर्मलिटी कैसे निकालें सर, नॉर्मलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट यानी वेट अपान इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, और ग्राम पर ml में है तो ml इंटू 1000। वेट तो सर हमको पता है सॉल्यूट का कितना है, 95 ग्राम है, चलो यहाँ से रखते हैं सर नॉर्मलिटी इक्वल टू 95 इंटू 1000 डिवाइड बाई, क्या करेंगे, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 98/2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98, वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये मामला फंसने वाला है, वॉल्यूम सर डेंसिटी दी गई, डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लेंगे, और सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास, एक्वस टाइप का है, किस टाइप का है, एक्वस टाइप का, तो पर लीटर के लिए अगर निकालना है, पर लीटर के लिए तो 1.80 ग्राम में 1 ml है, ध्यान से देखना, वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का रखते हैं हम लोग, ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूशन अगर देखोगे टोटल 95 ग्राम H2SO4 ले लिया हमने, 5 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम, ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पर जो वॉल्यूम ले रहे हैं 1000 ml के लिए ले रहे हैं, और क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 ml 1.8 ग्राम 1 ml के बराबर है, तो 1 ग्राम 1/1.8 ml के बराबर होगा, और 95 + 5 यानी 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन होगा तो कितना हो जाएगा, 100/1.8 के बराबर, तो यहाँ रख दोगे अपना 100 और ये हो गया 1.8, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, हमको क्या मिल जाएगी सर, यहाँ से आसानी से नॉर्मलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी से हम लोग वे, ये 100 ग्राम कहाँ से आया, ये 95% दिया है ना, सॉल्यूशन का होता है, या वॉल्यूम सॉल्यूशन का रखते हैं क्योंकि हम सॉल्व कर लेना। कार्बन occurs in nature as a mixture of atoms which 98.9% have a mass of 12, तो बचा हुआ 99 1.1% 13 होगा सर, एवरेज तो सिंपल है सर, एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, mx px प्लस my py बाई 100, पहले में मास 12 है, उसका परसेंटेज कितना दिया गया है, 98.9 दिया गया, ये रख दिया, तो दूसरे में मास कितना हो जाएगा, 13 दिया गया है, उसका परसेंटेज बचा हुआ 100 में से 98.9 गया, कितना बचा, 99, और 101.1 बचा, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा, 12 और 13 के बीच में कोई आंसर आएगा, एक ही मैच ही कर रहा है, कोई मिला लेना इसमें से कैलकुलेट करके, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक कंपाउंड एक्स है जो पोटेंट वेसोडाइलेटर है, वेसोडाइलेटर हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स होती है उनको फैला देता है, डायलेट कर देता है ना। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन, इसके अलावा जब सर्दी आती है तो हमको नाक में नाक बंद हो जाती है, कंजेशन कर देता है। कॉमन कोल्ड या एलर्जी, एलर्जी में सर एक ही चीज होती है, हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर होता है जिसकी वजह से एलर्जी पाई जाती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है डायरेक्ट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चेक कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60, कैसे करेंगे सर, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिखा हुआ है, उसको हमने ट्रीट करा रखा है सिल्वर नाइट्रेट से, 2 मोल AgCl मिलते हैं, क्या मिले 2 मोल, बताओ 2 मोल AgCl कैसे मिलेंगे सर, CO तो NH3 होल थ्राइस Cl, ये यहाँ Cl2 होंगे सर, और प्लस हमने 2 सिल्वर नाइट्रेट लिए होंगे, तभी जाके हमको यहाँ से 2 AgCl मिला होगा, और प्लस CO NH3 का होल थ्राइस और क्लोरीन, और यहाँ पर NO3 2NO3 ये मिला होगा सर। द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने क्लोराइड आयन है ये पता करना था, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले क्लोरीन है केवल वही प्रेसिपिटेट बनाते हैं AgCl,
दो बना रखे हैं 2 मोल, तो ये 2 क्लोरीन बाहर होंगे 3 में से, तो एक अंदर होगा, तो अंदर कितने होंगे, एक ही होगा। 60 का क्या हो जाएगा, ए आंसर। 60 का क्या आएगा हमारे पास, ए आंसर हो जाएगा। 61 पे आओ, 61 आओ चेक करो, बताओ क्या होगा। ग्लूकोज को इथेनॉल में किससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं सर, सबने पढ़ रखा है, जाइमेज, है ना। लोग शराब भी बनाते हैं, देसी शराब बनाते हैं इसी सब मेथड के थ्रू, तो इसको ले आते हैं, ईस्ट से निकाला जाता है, जाइमेज जो होता है, हमने ये आपको कैटलिस्ट नाम के चैप्टर में पढ़ा रखा था, ध्यान देना। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62। फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है सर, इसके पास अगर देखोगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। कैसे, ये देखो H H H ये ले लिया, ये लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, कितने होंगे H3O प्लस, NO2 क्लोरीन, सब ये सब करेंगे सर। NO2 प्लस के पास अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, आसानी से कर सकते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी वैकेंट ऑर्बिटल, ये नहीं। एक और होता है अमोनियम आयन, है ना, एक अमोनियम आयन भी होता है NH4 प्लस, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ और चेक करते हैं, विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। चलो हम, हालांकि इसमें आपको ऑप्शन क्लियर नहीं है, बट हम बता दे रहे हैं कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल होता है, तो नाइलॉन 66, है ना, नाइलॉन 66 टाइप का हमारे पास है यहाँ पर, तो उसमें ऑप्शन मैच कर नहीं रहे, होता कौन सा है, नाइलॉन 66। अरे क्या बताया जाए, ऐसे टाइपिस्ट है, ऐसे टाइप पर है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बताओ सर। सोडियम यहाँ लिखा हमने, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन लिख दिया। अब देखोगे सर ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, किसके हैं, थर्ड पीरियड के। हमने पढ़ रखा है सर थर्ड पीरियड में जो आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जो होती है वो जेड इफेक्टिव के क्या होती है, डायरेक्टली होती है ना। तो सोडियम में सर, सोडियम से ज़्यादा अगर जाएंगे, मैग्नीशियम में लास्ट में इलेक्ट्रॉन NH2 है और यहाँ पर NH2 NP1 है, तो ये एक एक्सेप्शन मिलता है सर, NH2 का NP1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, दिस इज द एक्सेप्शन, NH2 NP1, और ये हो जाएगा सिलिकॉन, ये मैच करेगा, मैच करा लो, दिस इज द एक्सेप्शन पॉइंट, NH2 NP1, NH2 का NP1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सोडियम से बड़ा एल्युमिनियम, सोडियम सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता, सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम से बड़ा नहीं, सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बड़ा, पहला वाला ऑप्शन सही है ना। एल्युमिनियम से बड़ा कौन सा है, सिलिकॉन है, एक ही मैच कर रहा है सर। 65 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65, 2A प्लस बी सी, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच दिया गया है, कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर विद द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कब हो जाएगी, किस टेम्परेचर पे ये पूछा गया है ना। इस क्वेश्चन के लिए हमको पूछा गया स्पॉन्टेनियस कब हो जाएगी, टेम्परेचर के रेंज पूछा गया क्या होगा। तो स्पॉन्टेनियस में सर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है सर। डेल्टा एच पता है, डेल्टा एस पता है, डेल्टा जी इसमें नहीं दिया गया एक्चुअल में। द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस इन द रिएक्शन टू, टेम्परेचर भी दे दिया है इसमें हमको। तो एज्यूमिंग डेल्टा एच, डेल्टा एच टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज, इस टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट है। अच्छा, तो ऐसा टेम्परेचर बताओ एट विद द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो अब यहाँ पर हमको टेम्परेचर वैल्यू एक्चुअली रखनी पड़ेगी, है ना। डेल्टा एच हम रखते हैं 400 किलो जूल, ये रखा, माइनस 298 इंटू डेल्टा एस 0.2, ये रखा, इससे डेल्टा जी निकाल लेंगे हम लोग, तो ये तो कम ही आएगा पॉस्ट। अब देखो एक एक वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी आपको, है ना। इसमें टेम्परेचर पुट करेंगे हम लोग सारे, 1000 होगा, 2000 होगा, 3000 होगा, कौन सा। और जब डेल्टा जी हमारे पास कैसा आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब निगेटिव, है ना। ये कब होगा, जब टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एस से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो चलो हम लोग कर लेते हैं टी डेल्टा एस, डेल्टा एस ये दिया गया है, तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले ऑप्शन, अगर टी डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा हो गया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा सर, निगेटिव हो जाएगा। कैसा दिखेगा, निगेटिव दिखेगा। अब आप चेक करो इसमें कि सर डेल्टा एस 0.2 है, पहला 1000 है,
0.200 इंटू 1000, 3 ये गए, 200 बचेगा। 2000 में अगर करोगे 2000 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा, 3000 करोगे तो 600 हो जाएगा, है ना। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। अब ये मैच करा लेना अलग अलग टेम्परेचर पे कौन सा इसमें आंसर आएगा, ठीक है। आंसर निकालना तो आप ही काम है। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा ये क्वेश्चन है। मोस्ट एसिडिक सर हमने पढ़ रखा है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली होती है हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। चेक करो सर, यहाँ पर अगर चेक करेंगे नाइट्रोजन +1 में है, यहाँ +2 में है, यहाँ +3 में है और यहाँ +4 में है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी क्या हो जाएगी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द थर्ड सीरीज ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालते हैं सर? सर इसमें निकालने का तरीका होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 3D ट्रांजिशन एलिमेंट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है NS में मौजूद इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है NS में मौजूद इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है। स्कैंडियम में सर एक ही पाई जाती है +3 टाइप की। आयरन में देखोगे सर 4s2 हो गया तो आयरन के पास +2 है और अनपेयर 26 के हिसाब से 4 होते हैं तो 4 और 2 6 तो +2 +3 +4 +5 +6 में। क्रोमियम 4s1 तो मिनिमम हो गई 1 और 3d5 तो ये भी +1 +2 +3 +4 +5 और +6 में पाई जा सकती है। मैग्नीज में देखेंगे सर 4s2 में हो गया +2 और इसके अलावा अगर चेक करेंगे तो 5 अनपेयर्ड हो गया 5 2 7 +3 +4 +5 +6 और +7 में पाई जाती है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, एक ही से मिल रहा है लार्जेस्ट वाला कौन सा मैग्नीज। कौन सा आ जाएगा आंसर? मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो मतलब बामर सीरीज में जो हमारे पास वैल्यू होती है 1/λ = RH/Z² डिवाइड बाई 1 - N1² 1/N2²। वेवलेंथ निकाल ली एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो बामर के लिए सर जो N1 होगी वो क्या होगी 2, लाइमर सीरीज में 1 बामर में 2 और N2 क्या हो सकता है सर हमारे पास 3rd 4th 5th 6th इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा सकता है? इनफाइनाइट के। तो ये क्या कहलाएगी इसकी फर्स्ट लाइन। अगर 4th से जंप किया सेकंड में तो सेकंड लाइन, 5th से जंप किया तो सर थर्ड लाइन। कौन सा? थर्ड लाइन। तो कहाँ से जंप कर सकता है सर? 5th से 2 में, बी वाला आंसर। 68 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 68 का क्या आएगा? बी आंसर आएगा। नेक्स्ट आओ 69 वाला चेक करो। एक रिएक्शन दी गई है उसके लिए सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया गया है 100, है ना। रिएक्शन में रिएक्शन को पलट दिया है और उसको क्या कर दिया है? आधा भी कर दिया है। तो पलट दिया 1/100 और उसको आधा कर दिया है। 2NO2 था तो हाफ कर दिया, है ना। यानी इस रिएक्शन में अगर हम 1/2 है तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। तो कितना आ गया? 0.1। 0.1 किसी में है 69 का बी, ये हो जाएगा। 70 क्वेश्चन आ जाओ। क्वांटम नंबर बताना है एंड इम्पॉसिबल। 3 के लिए, n = 3 के लिए तो L की वैल्यू n = 3 के लिए L हो सकता है 0 1 और 2, है ना। और इसके अलावा L = 2 के लिए m हो सकता है -2 -1 0 +1 +2। पहला तो पॉसिबल है। दूसरा वाला n = 4 के लिए L की वैल्यू सर 0 1 2 और 3 हो सकती है और L = 0 के लिए m की वैल्यू भी क्या होगी? 0 ही होगी, ये भी पॉसिबल है। तीसरा देखते हैं n = 3 के लिए L की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है और L = 2 के लिए m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 होती है। ये नहीं हो सकता सर, सी वाला नॉट पॉसिबल। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ 71। कंसीडर द फॉलोइंग 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। 3D रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? तो एक ही दिखाई दे रहा है, ये वेज और डेस वाला हमारे पास। ठीक है, वेज और डेस में जो बनाते हैं वो कैसा होता है सर? 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज एसिड रेन। एसिड रेन कौन करता है? SO4 डू नॉट कॉज। SO4 SO3 NO2 ये मीथेन नहीं होता है सर।
बाकी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड रेन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 73 वाला, क्या बोल रहा है ध्यान दो और चेक करो क्या हो सकता है। कंपाउंड ए व्हेन हीटेड गेव टू सॉलिड बी एंड सी एंड गैस कंपाउंड ए वाज जनरेटेड व्हेन बी वाज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत बढ़िया। व्हेन सी इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सॉलिड बी इज फॉर्म्ड। कंपाउंड ए एंड सॉलिड सी आर फॉर्म्ड व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एसिड। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। चलो, ए जब हीट करते हैं तो दो सॉलिड देता है बी और सी और एक गैस मिलती है। कंपाउंड ए वाज जनरेटेड व्हेन बी वाज ट्रीटेड विद H2O2। अच्छा, ए को जनरेट करते हैं जब उसको बी को H2O2 से ट्रीट कराते हैं। ठीक है। व्हेन सी इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ O2 सॉलिड बी इज फॉर्म्ड। कंपाउंड ए एंड सी आर फॉर्म एंड बी इज ट्रीटेड विद एसिड। चलो ठीक है, आसान है सर। ए व्हेन हीट, तो अगर ए हमारे पास KMnO4 है ये लो, इसको अगर हीट किया तो हमको सर यहाँ से K2MnO4 और MnO2 मिलता है। ये B है और ये हमारे पास क्या है Cl। कंपाउंड A को जनरेट होता है जब B को ट्रीट कराते हैं H2O2 से। बिल्कुल सही है सर। K2MnO4 को H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कराया तो हमको वापस यहाँ से KMnO4 मिल जाता है। ये वापस मिल गया। ठीक है। C is fused with KOH in presence of O2 solid B is formed। सही है सर। C यहाँ लिख लेते हैं सर। C हमारे पास अगर देखोगे MnO2 C है। अगर उसको KOH in presence of ऑक्सीजन कराएंगे तो हमको यहाँ से K2MnO4 बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करा लो। तीनों रिएक्शन हमने लिख दिए, KMnO4, K2MnO4 एंड MnO2। सही है, KMnO4, K2MnO4 एंड MnO2। एक ही ऑप्शन मैच ही कर रहा है इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। विक्सिनल डाइहैलाइड रिएक्ट विद मेटल M टू यील्ड एल्कीन। तो ये ब्रोमीन है हमारे पास। एंटी एडिशन सर यहाँ पे शो करता है। ये एंटी एडिशन यहाँ से करेगा, ये यहाँ से करेगा और ये मेटल M है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो नज़र हम कराते हैं। ये रहा इस तरीके से सर, ये ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन यहाँ पे बना हुआ है। ये इस तरीके से सर शो हो रहा है और ये प्लस M है और ये प्लस M Br2 है। ठीक है, तो कौन सा कराएगा सर? Br डी हेलोजिनेशन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ क्या हो रहा है? डी हेलोजिनेशन। तो डी हेलोजिनेशन के लिए प्रीफर कौन सा होता है सर? जिंक। कौन सा प्रीफर करते हैं हम लोग लास्ट में सर? जिंक प्रीफर कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जिंक। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग ये हो गया हमारे पास ओवरऑल पेपर। जितने क्वेश्चन अवेलेबल थे 80 क्वेश्चन आए थे लेकिन 74 मिल पाए तो हमने उसको टाइप कराया। अब आप देख सकते हो जितने भी आपके नोट्स में क्वेश्चन में अवेलेबल क्वेश्चन है, जो ट्रिक्स एनसीईआरटी की पेपर पैटर्न होता है, वो सारे बेस क्वेश्चन इसमें मौजूद पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो कल परसों हम लोग का पेपर है KVS PGT केमिस्ट्री का। तो कल हम लोग शाम के टाइम एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें कुछ फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। लंबी क्लास चलेगी, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उसको लेके आएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर 2018-2016 का देखो, 2018-2016 का पेपर मौजूद है आपके टीचर्स अकेडमी यूट्यूब पे। पिछली कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाइक ऑर्गेनिक की, TGT की या अलग अलग चैप्टर्स की भी मौजूद है। प्रैक्टिस जितने भी प्रैक्टिस सेशन है सारे मौजूद है आपके पास। ठीक है, उसको आप देख लेना एक बार। जाने से पहले सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बढ़िया। ठीक है, कल हम लोग लास्ट क्लास लेंगे। चलिए फिर मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।